बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह का आगाज़ फिर से और एक नई सुबह के साथ आपको वेलकम कहती हूँ आपके अपने शो मुस्कुराती मॉर्निंग विद वर्दा में। कैसे हैं आप सब? कैसा गुजरा वीकेंड? आई नो आप सब खुश होंगे क्योंकि भाई माशाल्लाह से जीत पे जीत और फिर जीत। अरे वाह, तीन हमारी जो हैं बैक टू बैक जीत और हमने हैट्रिक कंप्लीट कर ली है पाकिस्तान ने। कहते हैं कि यानी कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मैच था, क्या कहूँ मैं उस बारे में, इतना कहते हैं ना सनसनी खेज़ और ख़तरनाक मैच था कि उफ़, देखने में मज़ा आ गया। कुछ लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी जब बाबर आज़म आउट हुए थे, लेकिन आखिर में हमें फ़तह हुई। वो कहते हैं ना कि खुद बढ़ के चूमती है कदम मंजिले मुराद, पाए सबाते शौक़ में नग़ज़िश अगर ना हो। यानी कि जब आपके इरादे इतने पुख्ता, आपकी सोच इतनी पुख्ता हो और आपके इरादों में लर्जिश ना हो कहीं भी, तो आपकी किस्मत जो है वो खुद आगे बढ़कर आपके जो है वो कदम चूमती है। एक ओवर में 4 छक्के, आप सोचें ज़रा उस वक्त जो माहौल था ना, एक तो स्टेडियम का और फिर घरों का, और उसके बाद जो है मैं कहूँगी कुछ शादी हॉल्स का भी, इसका जिक्र मैं करूँगी। लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट कि क्या परफॉर्मेंस थी आसिफ अली की। एक ओवर में 4 छक्के लगा के उन्होंने अफ़गानिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। शादी हॉल की जो मैं बात कर रही थी, आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी था कि मेरे कज़न की जो है वो शादी है, और इसके अलावा एक और जो है वो वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, अगर आप लोगों ने देखी हो तो, कि एक शादी हॉल में एक बड़ा सा जो है वो LED लगा हुआ है और एक जगह प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और तमाम मर्द हजरात जो हैं उसके आगे इर्द गिर्द जिमगठा बना के खड़े हुए हैं, और दूल्हा भाई बेचारे खुद जा के मिल लें कि भाई मुझसे मिलने, मेरी शादी है। और सब लोग मैच में इतने मगन हैं कि इससे ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है ना हमारे लिए। और हमारे जो जोश होता है हमारे यूथ का, हमारे जवानों का, मर्द हजरात का, चाहे वो औरतें हों चाहे वो बच्चे हों, सब मैच में जो है वो मगन हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे कज़न की शादी पे भी हुआ कि क्या कहते हैं, टोलियाँ बनी हुई थी ना, एक इस टेबल पे, एक उस टेबल पे, एक उस टेबल पे, कि सब अपने मोबाइल्स पे जो है वो मैच देख रहे थे। खैर जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह एक और पाकिस्तान के मैच में जो है वो पाकिस्तान ने जीत हासिल की। एक और मैच में हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ऐसे ही पाकिस्तान जो है वो कामयाब रहे और जीतता रहे इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम आमीन। तो जनाब ये तो हो गई खुशी की बात, लेकिन आज मैं लेना चाहूँगी आपसे एक तल्ख सवाल का जवाब। और वो तल्ख सवाल क्या है? ऐसा क्यों होता है हमारे माशरे में कि आज भी बेटों को बेटियों पे तरजीह दी जाती है? या फिर अगर कोई बहू किसी गरीब घराने की हो तो उसको बातें, ताने सुनने पड़ते हैं ज़िंदगी भर, और वो सारे घर का काम भी करती है, सबसे ज़्यादा खिदमत भी करती है, लेकिन फिर भी उसको ताने ही सुनने को मिलते हैं। और उसके बरक्स अगर हम देखें तो एक बहू जो अच्छे खासे खाते पीते घर की होती है या अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, आई मीन थोड़ी सी हाई रिच फैमिली से बिलोंग करके आती है, उसके नखरे भी होते हैं, वो घर का काम भी नहीं करती, बिकॉज वो यूज़ टू नहीं होती कि वो घर के कामकाज करे। उनके घर में नौकर चाकर होते हैं, वो कुछ नहीं करेंगी, उनके अपने अलग होते हैं कि भाई उनका अलग रूटीन है, वो अपने उस रूटीन पे चलती हैं, उनको घर के काम की आदी नहीं होती हैं, वो उनको कुछ नहीं कहा जाता, उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं होता। लेकिन उस बहू के साथ ज़्यादती क्यों की जाती है जो गरीब घर की होती है? और यही चीज़ अगर हम देखें, अगर हम बात करें कुछ मर्द हजरात की, तो उनमें वो जब भी या तो गुस्से में आएंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, या फिर अगर वो किसी मंशियात में का इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो उस हालत में वो घर पे आएंगे तो वो अपनी बीवी पे हाथ उठाएंगे, अपनी बीवी पे सारा गुस्सा जोर निकालेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, घर की चीज़ें तोड़ेंगे, बीवी पे हाथ उठाएंगे। क्यों? या अगर मर्द हजरात इस गलत चीज़ों में मुब्तला ना भी हों तो भी अगर गुस्सा आएगा तो भी वो अपनी बेगमात पे ही हाथ उठाते हैं। क्यों अपनी बहनों पे गुस्सा नहीं करते? क्यों अपनी बहनों पे हाथ नहीं उठाते? सिर्फ क्यों बीवियों को ही क्यों जो है वो इस जुल्म का, इस बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है? सास भी कहती हैं कि हाँ तुम्हारी बीवी ने यूं किया, लगाओ इसको, उसको मारो, ये वो। क्यों होता है? और एक और चीज़ देखी जाती है कि अगर एक ही घर के रहने वाले कुछ अफराद हैं, उसमें अगर 2 बेटे हैं, एक बेटा कम कमाता है तो उसकी इतनी इज्जत नहीं होगी, उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, घर के फैसलों में उसको उस तरह से शामिल नहीं किया जाता। लेकिन उसके बरक्स
अगर दूसरा बेटा अच्छा कमाता है, घर खर्च में उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसकी हर बात पे लब्बैक कहा जाता है। उसका गलत फैसला भी हो तो भी खामोशी सर झुका के सुना जाता है। अगले बेटे को जो है वो कहा जाता है तुम करते ही क्या हो, तुम कमाते ही क्या हो। नहीं भाई, वो इतना खर्चा देता है, उसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। आखिर क्यों? उसकी बीवी को, उसके बच्चों को भी इज्जत मिलती है क्योंकि वो ज़्यादा कमाता है, उसके घर में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है घर खर्च में। लेकिन जो दूसरा बंदा, जो हमारे मर्द हजरात हैं जो इतना नहीं कमाते, अच्छी उनकी इनकम नहीं है, उनकी बेबी को भी, उनकी बेटी को भी, उनके बेटे को भी वो इज़्ज़त नहीं दी जाती घर में जिनके वो हकदार हों, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो। ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ? ये हमारे माशरे की कुछ तल्ख हकीकत है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, हम सब जानते हैं और हमारी ये इर्द गिर्द हो रहा होता है, हम सब देख रहे होते हैं, लेकिन इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। तो इन सवालात के जवाबात आज हम लेंगे हमारे सेगमेंट दिल की बात में हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू। हमारे साथ बने रहिएगा। इसके साथ ही साथ शेफ़ मुनीज़ा होंगी हमारे साथ, जो कि बनाएंगी आज बहुत ही यमी सा यखनी पुलाव। योगी वजाहत होंगे हमारे साथ और साथ में हमारे साथ होंगी डॉक्टर बिल्किस, जो कि हमें बताएंगी कि एजिंग से कैसे बचा जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होने वाला है, हमारे साथ रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारा सेगमेंट फिट रहें स्मार्ट लगें। और फिट रहें स्मार्ट लगें में डेफिनेटली आज मंडे है तो हमारे साथ होते हैं हम सबके फेवरेट योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शान, फर्स्ट क्लास। आपसे आज मैं बहुत एक कहते हैं ना कि जो एक जो मसाइल हैं ख़वातीन के भी, मर्द हजरात के भी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे परेशान करके रखा, मैं उस पर बात करूँगी। जो एक नेचुरल चीज़ है लेकिन हम चाहते भी नहीं हैं कि हम पे आए, एजिंग। जो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इससे अल्लाह नज़र से बचाए आप पे ज़ाहिर नहीं होती, तो हम सब चाहते हैं कि हम आपकी तरह फ़िट रहें और स्मार्ट लगें। तो इसमें बताइए कि योगा में आप कैसे जो है वो अपनी एजिंग को दूर कर सकते हैं या उसको बढ़ने से रोक सकते हैं? बेटा, योगा के हवाले से जब बात होती है तो ज़्यादातर हमसे दो मौज़ूआत पे लोग बात करते हैं। एक तो वज़न कैसे कम होगा, हाँ, और जवान कैसे रहें। लगता है योगी इसी पे काम करते हैं, हालांकि योगा बहुत वसी इल्म है, उसमें और भी बहुत एरिया हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकली एजिंग का चैप्टर है उसमें हम दो तरीके से काम करते हैं। एक तो है स्टॉप एजिंग, एज को रोक देना, आप जैसे इस वक्त हैं वैसे ही नज़र आए। लेकिन इसके एक स्टेप आगे भी है जो कोई दूसरे उलूम नहीं करते, वो है कायाकल्पा, रिवर्स एजिंग। आप एज में पीछे कैसे जाएंगे? डे बाय डे आपको आगे बढ़ना था, आप डे बाय डे वापस जा रहे हैं। मेंटली आप वही रहेंगे लेकिन फिजिकली लुक में आप बड़ा चेंज हो जाएंगे। और बजाय, और इसको तो खैर एक और एंगल से भी देखना चाहिए कि आज जो मेरे ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, ये आज से 10-15 साल पहले तो बहुत अच्छा था। तो अगर मैं वापस रिवर्स एजिंग करता हूँ तो इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि मैं अपनी किडनीज़ को, जो पहले थी साफ़ सुथरी, निखरी हुई, टॉक्सिन नहीं थे, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस तरह जा सकता हूँ। तो जो कायाकल्पा है वो दो तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो लुक वाइज अच्छे नज़र आएँ और तंदुरुस्त और सेहतमंद नज़र आए। और इसकी बहुत सिंपल है कायाकल्प। जैसे सांप अपनी स्नेक नहीं, वो झिरी बदलता है, केचली बदलता है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अगेन, यू हैव द राइट वर्ड। तो जो केचली बदलते हैं, तो आदमी भी केचली बदलता है। वैसे तो गुफ्तगू में बदलता है, दोस्तों को बदलता है, मामलात को बदलता है, रिश्तों को बदलता है, लेकिन वो अपनी केचली बदल सकता है। और ये हमेशा होता है जब हम कहते हैं कि हमारे जो स्किन सेल हैं, डेड सेल ख़त्म हो रहे हैं, और फेशियल में यही करते हैं हम, exactly, ठीक है, बेबी स्किन निकालते हैं। योगा इसमें बहुत ही गहराई के साथ काम करता है, बेइंतहा गहराई के साथ। पहले तो वो ये बताता है कि फिज़िकली अगर आपको अच्छा रहना है तो आपको मेंटली कितना सही रहना है। तो बड़ा ज़िंदगी में बहुत ही लाताल्लुक़ी के साथ आदमी रहे, लेकिन लाताल्लुक़ से मुराद ये कि ये नहीं कि हर चीज़ में वो, अरे फ़लाँ ऐसा क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, पानी इतना क्यों नहीं आ रहा, तो आज गर्मी इतनी क्यों है, तो सर्दी आज क्यों बढ़ गई। उसी में रहना है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनको छोड़ दें।
मेंटली सबसे अच्छा। इनर नेचर हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है हमारे फेस के ऊपर, राइट। और हमें अपनी सोच को जो है वो पॉजिटिव, और अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाए तो उसको अच्छे ज़मरे में लिया जाए। तो मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे फेस पे उसका ज़्यादा आई थिंक इसको मैं इस तरीके से और कहूँगा कि चीज़ों के साथ जुड़ जाना आपको परेशान कर सकता है। लाताल्लुकी का मतलब नहीं कि घर में आग लगी है तो बांसुरी बजाना शुरू कर दें, वो नहीं बात कर रहा मैं। मसलन ये उनके हल की तरफ ध्यान दें, ना कि मसाइल की तरफ दें। गुफ्तगू जो लोग करते हैं ना, उनसे पूछोगे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अरे क्या बताऊँ क्या हाल है, मैं बस ये समझ लो जिंदा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बस चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, एग्जैक्टली। और सर क्या हाल है? अरे मियाँ बस रिटायर हो गए, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब क्या ज़िंदगी है, अब बच्चों के लिए जी रहे हैं। आपकी विल पावर खत्म हो रही है, अब ये आप ना प्रोग्राम कर रहे हैं अपने ब्रेन को। सही, ट्रू। जो आप कहेंगे, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, जो तू तेरी रज़ा है मैं उसको फिर तेरी तकदीर में बदल देता हूँ। मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर मैं कहूँ कि नहीं जी मैं तो बस खुश हूँ, मैं जो मिल गया वो ठीक है, तो ठीक है, मेरा मालिक मुझे वही देगा जिसको उसके सामने कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं उससे मांगता हूँ, वो मुझे और देता है। ज़िंदगी में भी ऐसे ही करना है। आज मैं पोते पोतियों वाला हूँ, मेरे नवासे हैं, तो मैं ये सोचूं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं, आज मैं ज़्यादा तजर्बेकार हो गया हूँ ताकि उन बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर कुछ कर सकूँ। बिल्कुल ठीक है जी। तो जब कोई रिटायर होता है तो मैं कहता हूँ आप रिटायर नहीं हुए, अब आपको अपने लिए जीने का वक्त मिला है। कॉन्सेप्ट बदल गया ना। सही बात है। एंटी एजिंग में सबसे पहले ये होता है। एंटी एजिंग में मैं किसी की एज नहीं बता सकता। मुझसे कोई पूछे ना आप मुझे एज बताएं, मैं उनको यूं करके देखता रहता हूँ, बिकॉज एजिंग फैक्टर को मैंने डेवलप नहीं किया अपने अंदर कि मैं किसी की एज ढूंढूंगा तो फिर मेरे अंदर भी एज डेवलप होगी। मैं तो अंदर से भी अभी भी वो गुल हूँ, छोटा सा नन्ना सा। अभी भी मैं खिलौने खेलता हूँ, मेरी गाड़ी में इस वक्त भी खिलौने पड़े हुए हैं। मैं खिलौने बांटता भी हूँ, बट खिलौने मेरे पास रहते हैं। तो मेरे अंदर का बच्चा तो है ना। जब वो बच्चा मेरे अंदर है तो वो मेरी बहुत सी जो प्रोग्रामिंग है ब्रेन की उनको नहीं होने देगा, या होगा तो स्लो हो जाएगा, जिसमें एजिंग एक शामिल है। तो टू द पॉइंट, इसमें ब्रीदिंग काउंट होती है, इसमें पोस्चर्स हैं, इसमें मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी एजिंग मेडिटेशन है। लेकिन जो कायाकल्पा है वो बेस करती है रिवर्स एजिंग पे। मैं आज आपको करके दिखाऊंगा जब पोस्ट करूंगा कि अगर आप अपने आप को स्टॉप एजिंग पे ले जाना चाहते हैं तो उसके पोस्ट क्या होंगे, और एंटी एजिंग पे जाना, रिवर्स एजिंग में जाना। रिवर्स एजिंग में कोई भी, जैसे आप बैठे हुए ना, आप सब लोग भी आप बैठे हैं, तो आप बैठे बैठे अगर अपने आप को हल्का सा रिवर्स, कमर को पीछे की तरफ कर लें और बस एक हो गया। अच्छा अच्छा, मजे की बात है, तुम्हारे बस पे मुझे याद आया कि इंसान बेबस होना चाहता है जब कोई बड़ा काम करता है। कहता है अल्लाह करे कोई ऐसा काम बताएं जो हो ना था। जब उनको बताओ ना कि जी सिर्फ स्पाइन के जरिए आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो लोग वही कहते हैं बस। हाँ, मैंने भी एग्जैक्टली कहा, मैंने कहा बस। हाँ, जरा मार्केट में अच्छी चीज़ होनी चाहिए ना, बड़ा सा एक वो हमारा लश-पश किस्म की जगह होनी चाहिए जहाँ पे, इसमें हम देखें, हम आयुर्वेद को भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें पंचक्रिया करते हैं, इसमें मसाज है, अभाया मसाज है, इसमें एक शेरुधारा होता है, कमाल की चीज़ है। सिर्फ माथे के ऊपर आपने देखा वो पतीली में से तेल गिर रहा होता है, लेटे होते हैं, दैट कॉल्ड शेरुधारा। जो लोग शेरुधारा नहीं कर सकते उनको भी एक टेक्निक बता दूंगा वो कैसे बगैर शेरुधारा के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और कैसे रिवर्स एजिंग कर सकते हैं। तो ये आपके प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू किया जाता है, जैसे कि जो मसाज और थेरेपी के पाकिस्तान में कहीं होती है ये इतने कम होती है? कॉमनली लाइक कहाँ पे होती है अगर ये होती है? तो यूजुअली हमें बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल जी, इसके लिए दुबई और थाईलैंड और मलेशिया तो बड़े मशहूर हैं। मैंने श्रीलंका से सीखी, मेरे गुरु जो हैं श्रीलंकन हैं, उन्होंने बहुत सिंपल टेक्निक बताई। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि आयुर्वेदा अगर कहीं अलाइव है सही तो वो श्रीलंका में है रादर देन किसी और मुल्क में। इंस्टीट्यूट और चीज़ें तो बहुत हैं। वो ये कहते हैं कि किसी भी इंसान की उम्र को आप दिनों में, महीनों में और सालों में काउंट नहीं करते, आप उसकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी पे काउंट करते हैं। एक शख्स है जो अभी जवान है लेकिन यूं करके बैठा हुआ है, आप उसको ये तो नहीं कह सकते माशाल्लाह बड़ा नौजवान है वजाज साहब। लेकिन एक 60 साल में, माशाल्लाह मैं 60+ में हूँ, मैं यूं करके बैठा हूँ तो लोग कहेंगे वजाज भाई क्या बड़े जवान बन के बैठे हुए हैं। भाई मैं हूँ जवान, मेरी स्पाइन फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन ये बताती है, डिटरमाइन करती है कि आप कैसे हैं। अगर आप स्पाइन आपकी फ्लेक्स, इवन बच्चों में भी यही है। एग्जैक्टली। आपको पता है अम्मियाँ मारती हैं पीछे से जब आदमी यूं करके बैठता है, तो उनको यूं बैठना होता है। बिल्कुल। मैं आपको बता भी दूंगा, एक तरीका होता है जिसमें जब कोई साड़ी कैरी करता है, मैं मॉडल्स को जब ट्रेन करता हूँ
तो बहुत से मॉडल्स हैं वो ड्रॉप शोल्डर के साथ साड़ी पहन के घूम रही होती हैं, तो उनको कहते हैं नहीं अपना हाथ यहाँ रखिए, दूसरा हाथ इसके ऊपर दबाइए, लेकिन नीचे वाला हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे आप ये करते हैं तो आपके शोल्डर जो है ना पीछे की तरफ ऐसे टाइट हो जाते हैं। अब जब आप कैरी करके चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा खवातीन आपने देखा इस तरह करके चलती हैं, एक्चुअली वो अपने शोल्डर को पीछे रखने की टेक्निक है। तो इसकी टेक्निक है, मैं उसमें से चंद एक टेक्निक इंशाल्लाह आज आपको बता देता हूँ, लेकिन एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ बैठे बैठे, वो कर लिया करें, कमाल हो जाएगा। इसको कहते हैं 4x4 सातानामा। 4x4। आप ब्रेथ को 4 हिस्सों में लें और 4 हिस्सों में निकालें। 4 हिस्सों में ली, ये रिवर्स एजिंग है, इतनी स्टॉप एजिंग। ओह कमाल। कितनी बार करें आप ये दिन में? हाँ, अब यही ना करें, कुछ और भी करें। नहीं वैसे अगर आप ये करना चाहें, ये ना करें, कुछ और भी। भाई देखो, शुरू करें 10, 15, 20 से। यानी मैं बैठा हूँ, बहुत सिंपल, ये मैंने इनहेल किया 4 में। नेट पे जाइएगा, वहाँ पे लिखिएगा सा ता ना मा, सातानामा या 4x4। ये ब्रेथ है, ये ब्रीदिंग जो आपके डेड सेल जा रहे हैं दुनिया से, उनको थोड़ा रोकने का काम करेगा। जैसे आपके 28 डेज़ में आपका स्किन सेल जाता है, तो ये हो सकता है 32 डेज़ में उसको मरने दे, यानी दूसरा सेल इसके बाद आए। तो जब आप दिन उनको बढ़ा देते हैं तो आप रिवर्स एजिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं। ब्रीदिंग इसमें बहुत काम करती है। ये सिर्फ एक ब्रीदिंग नहीं है, सातानामा के अलावा भी बहुत सी ब्रीदिंग है। शिताली एक बहुत अच्छी ब्रेथ है, उसको भी आप कर सकते हैं, यंग रहेंगे। इसके अलावा अश्वनी मुद्रा कहते हैं, हिप लॉक, जैसे हम हिप लॉक करते हैं, हिप लॉक करें तो उससे आपने पूछा था कि कैसे ग्लो आएगा। ये ग्लो थोड़ी देर में मेरे भी आ सकता है, लेकिन ये कि इसमें क्योंकि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एहतियात रखनी होगी। जिनको ब्लड प्रेशर है वो ही ना, हाइपरटेंशन वालों को हाइपरटेंशन वाले ना करें। वो भी जवान रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो ना रहें। तो उसका बैठे बैठे हिप को लॉक किया। बड़ी फ़नी चीज़ें, मैं जाता हूँ कभी शादी वादी में तकरीब में, अब तो खैर कम जाता, अब वहाँ पे लोग पॉलिटिक्स पे बातें करते हैं, उस पर करते हैं। जब मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ जो मुझसे आप बात करें, मुझसे आप योगा वोगा की बात कर लें। नहीं आप बताएं ना, पेट्रोल के बताएं ना, उसका बताएं ना, तो वो बताते रहते हैं, मैं अपना अश्वनी मुद्रा ही लगाते रहता हूँ। कम से कम मैं तो यंग रहूँ उतनी देर तक। तो मैं बैठा रहता हूँ, मैं सोचता हूँ यार चलो मौका मिल गया अश्वनी मुद्रा, तो मैंने कन्वर्ट किया है कोई भी बोरिंग काम लेकिन मेरे लिए अच्छा काम। तो आप भी ये कर सकते हैं, शादी में जाइए, जहाँ कोई खातून पूछें कि बताएं ना फला चीज़ पे आपने अपना अश्वनी मुद्रा लगाना शुरू किया। बिल्कुल सही। और आपने और भी बहुत से पोस्टर्स हमें बताए हैं जो कि आपकी रिवर्स एजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सातानामा आपने मल्टीपल नाम लिए हैं, वो सब अब हमें आप करके दिखाएंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम मुस्कुराती मॉर्निंग में, और जिन लोगों ने हमें अभी ट्यून इन किया है उनको बताती चलूँ कि योगी वजह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें बता रहे हैं रिवर्स एजिंग आप कैसे कर सकते हैं योगा के ज़रिए, और अपनी एजिंग को स्टॉप कैसे कर सकते हैं। और काउंटिंग हो रही है वजह साहब? या मैं 4x4 ब्रीदिंग जो है सातानामा उसको कर रहा हूँ। आपने देखा होगा योगी यूँ बैठे होते हैं, बिल्कुल फारिग लगते हैं, वो फारिग नहीं होते, बड़े काम कर रहे होते हैं। वजह साहब, आपके स्टार्ट करने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि जैसे यूजुअली हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करने की ज़रूरत होती है, तो क्या योगा में भी हमें ज़रूरत होती है बॉडी वार्म अप करने की, या हम कोई भी आसन जो है वो अब बैठे बिठाए जब भी हम हो टाइम हमें मिले हम कर सकते हैं? डिपेंड करते हैं, क्योंकि 84,000 पोज हैं, कुछ पोज तो ऐसे हैं जिनके लिए वार्म अप रिक्वायरमेंट है, लेकिन बाज़ पोज आप जैसे अब मुद्रा है उसको आप वैसे ही लगा सकते हैं। आप अश्वनी मुद्रा लगाना है, बैठे बैठे आप लगा लें, उसके लिए कोई वार्म अप नहीं है। ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़्यादा कोई वार्म अप नहीं है, आप सिंपल से शुरू करें और थोड़ा फास्ट ले जाएं। पोस्चर्स में लाइक स्नेक पोज करना है, बेंडिंग करनी है, तो फिर ज़रा थोड़ा सा वार्म अप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मज़े की बात है कि योगा के माहिरीन ने योगा के पोजेज़ को भी ऐसा बनाया है कि आप पहले वो करें, उसके बाद फिर रफ्तार रफ्तार एडवांस की तरफ जाएँ, तो आपकी जो वार्म अप भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी। तो चलें आज उस मौजू को छेड़ते हैं जिसमें वर्दा ने बहुत ही, मुझे लगता है कि आज सारे लोग तैयार बैठे होंगे, बस आज मुझे यंग कर दो, मुझे शाम को शादी में भी जाना है। इतनी जल्दी कोई यंग नहीं होगा क्योंकि एजिंग करते करते टाइम लगा है। पहली चीज़ है ब्रीदिंग, सातानामा, गहरी सांस लेना लेकिन 4 हिस्सों में। मैंने सांस ली है 4 हिस्सों में और इसी तरह निकाल रहा हूँ। ये मैंने ज़ोर से करके दिखाई है, जब मैं खुद करूँगा तो पता भी नहीं चलेगा।
लेकिन आप देखिएगा कि मेरा हाथ जो है ना उस पर मैं काउंट कर रहा हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप ये काउंट करें, ये हाथ के ऊपर काउंट करना ज़रूरी नहीं है, तो मैं सिर्फ बताने के लिए आपको कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने हाथ के ऊपर करके दिखा दिया। और ये ब्रीदिंग जो है, वो लोग जिनके पास नेट मौजूद है, इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि सातानामा ये डालें, 4x4 एंटी एजिंग ब्रीदिंग ये डाल दीजिए। और भी चीज़ें हैं, और भी ब्रीदिंग मिल जाएंगी आपको, लेकिन सातानामा मेरी फेवरेट है। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ वह है हिप लॉक। हिप को लॉक कर देना, बैठे बैठे हिप को लॉक किया, छोड़ दिया। इसको कहते हैं अश्वनी मुद्रा, हॉर्स लॉक। नेट पे जाइएगा, लिखिएगा हॉर्स लॉक फॉर एंटी एजिंग, रिवर्स एजिंग। आपका रंग जो है उसमें चेंज आ जाएगा और गाल जो है ना लाल हो जाएंगे। इसको जब हम करते हैं तो ख्याल रखते हैं कि बहुत गर्मी ना हो, लेकिन ये सातानामा रिंकल्स फ्री फेस के लिए, आप चाहते हैं कि कभी भी झुर्रियाँ ना पड़ें, तो आपको हॉर्स लॉक लगाना चाहिए। मैं इसलिए सिर्फ बताता हूँ कि बाज़ बातें बताने से अपने असर को ज़्यादा मुरतब करती हैं। मैं 60 ईयर का हो चुका, 60 साल का हो चुका। 60 साल के लोग उमूमन किसी को सहारा पकड़ के कहते हैं मुझे ज़रा रोड क्रॉस करा दो। मैं आज दूसरों को रोड क्रॉस करा लेता हूँ आराम से, उनका सहारा बन के। इसी तरह 60 साल में वो जो कमर झुक जाती है और इंसान बस ज़िंदगी गुजारने की बातें करता है। आज मैं नए काम करता हूँ, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योगा कराऊँ। आज भी मेरे एक क्लास है जो मैंने स्पेशली यतीम बच्चियों और बेवा ख़वातीन के लिए एक अलग रखी है, तो ऑनलाइन में वो फ्री क्लास लेता हूँ ताकि मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें अपना काम कर सकें। ये आइडियाज़ कब आते हैं? जब आप जवान होते हैं। अगर मैं ये कहूँगा ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो फिर कैसे करूँगा ये काम? तो आप फिज़िकली भी फिट होते हैं और मेंटली भी फिट होते हैं। आप मेंटली फिट होने के लिए आपको कुछ फिज़िकली काम करना पड़ेंगे। तो वर्दा अब हम कुछ ऐसे पोज मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यंग रखते हैं। तो उसमें से एक पोज जो मुझे बहुत पसंद है वह है योगा मुद्रा। योगा मुद्रा, योगिक लॉक। इनहेल करते हुए आपने सांस ली, सांस निकालते हुए अपने शोल्डर को, फेस को नॉर्मल किया, राइट साइड पे टर्न किया और अपने आप को हल्का सा बैंड कर दिया। अब यहाँ पे आपने सांस लेते लेते कम से कम 20 काउंट के ड्यूरेशन में रुकें। 20 काउंट की ड्यूरेशन में रुकें? हाँ, मैं ज़्यादा ड्यूरेशन पे नहीं जा रहा क्योंकि टाइम के हिसाब से। अपोजिट योगा मुद्रा। सर घुट अच्छा नीचे ज़मीन पे लगाना है सर? कोशिश करनी है, अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, योगा मुद्रा। इंशाल्लाह हम किसी प्रोग्राम में एक एक पोज को अलग अलग भी बड़े तफसील से करेंगे। दूसरा पोज जो मुझे भी पसंद है और मैं समझता हूँ कि रिवर्स एजिंग के लिए खूबसूरत मिसाल है, वह है चाइल्ड पोज, बाला आसना, बच्चे का अंदाज। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल होगा, रिवर्स एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए इस पोजीशन में थोड़ी देर रुके रहिए। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा था रिवर्स एजिंग, तो रिवर्स एजिंग के लिए ज़रूरी है कि स्पाइन आपकी बैक पे जाए। तो और मैंने कहा था कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। फ़र्ज़ कीजिए आप इस तरह बैठे हैं, तो आप बैठे बैठे क्या करेंगे? देखिए, आपने अपने दोनों घुटनों को पकड़ा, एक गहरी सांस ली और 1 2 3, अपनी स्पाइन को रिवर्स में लेके जाएं। उसका कोई तरीका हो सकता है। आप अपने हाथों को ऊपर उठा के भी पीछे जा सकते हैं, यहाँ से रख के भी, और खड़े होके भी इस तरह पीछे कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग जिसे भी हम कहते हैं, यानी जैसे आपके लिए आसानी हो आप वैसे कर सकते हैं। जितना हल्के हो सकते हैं हल्के हल्के करें। आ गई ये एज तो चली जाएगी, फिक्र क्यों करें। बजाज साहब, जिनको कमर का मसला है, मोहरों का मसला है, बैक का इशू है, क्या वो लोग ये आसन कर सकते हैं? देखिए, इसीलिए मैंने कहा 84,000 पोज हैं और कोशिश करें कि किसी से मशवरा पहली दफ़ा में ले लें। आप सरदर्द भी होता है तो किसी से मशवरा लेके टैबलेट लेते हैं, वरना वो शेर वाली तो सबको पता है कौन सी गोली होती है, तो ले सकते हैं। लेकिन जो शानदार लोग लाते हैं और फ़ौरन नज़ले में खा लेते हैं, लेकिन देख लें कि आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, तो मशवरा ले लीजिएगा। और इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि आप हमें फ़ोन करें और हम आपको बताएं।
तो अगर आप हमें फ़ोन नहीं करेंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। तो आप कॉल कर लिया कीजिए, हम दोनों बैठ के, और मैं जब चला भी जाऊँ तो मेरे असिस्टेंट बैठी हुई है, स्टूडेंट ये बता देगी आपको सब कुछ, जिसको सब आता है। ये बहुत अच्छी योगी है, बताती नहीं है, उसको योगा बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो मुझे जब योगी सवाल करती है तो मुझे समझ में आ जाता है कि इसको माशाल्लाह खूब आ गया। वो दरख्त पे चढ़ना भी सिखा दिया है उस्ताद ने। तो अब मैं आपको एक पोज बताता हूँ। देखिए फेस जब डाउन होता है, एजिंग होती है, तो ये डाउन होता है, नीचे की तरफ जाता है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने हाथों को इस तरह, इसमें से एक बेहतरीन तरीक़ों में से एक है, इस तरह रगड़ें और बगैर टच किए हुए बहुत ही करीब से अपनी स्किन को हल्का सा मसाज करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं। आप हैरान होंगे कि थोड़ी देर के बाद आपके जो मसल्स हैं, इनमें जो करंट आ रहा है, ये नर्व मोटर को टाइट करेगा और आपको बेहतर कर देगा। अब ये डिक्लाइन कर रहा था तो देखो कैसे जाती है एज, गो के रिवर्स एजिंग वो करनी है। फेशियल जो हमारे मसल्स टाइट हो गए ना, लूज हो गए, उनको हमें बहुत सिंपल जो टेक्निक है, एक तो ये है कि आप आराम से, अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये कर लिया करें, इससे भी फेस आपका नीचे की तरफ हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा गुप्पा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे वो कुछ खवातीन होती हैं जब ससुराल के लोग आते हैं तो उनका फेस हो जाता है ऐसे ना, ऐसा फूल जाता है। तो ऐसा फूलेगा कैसे, जब आप डॉग स्ट्रेच करेंगे। तो डॉग स्ट्रेच में आपने ये करना है कि अपने फेस को नीचे की तरफ लेके जाएं और इस तरह छोड़ दें। गो के इसमें मैंने 20 काउंट करना है फ़िलहाल, लेकिन इसको जितना ज़्यादा आप करेंगे ना, आपकी जो आईब्रोज नीचे डाउन हो गई हैं वो सही हो जाएंगी, फोरहेड पे जो लाइनें आ रही हैं वो सही हो जाएंगी, फेस जो आपका डिक्लाइन कर रहा है और जिस पे एजिंग आ रही है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह अगर आप नहीं कर सकते बहुत देर तक, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया है, आप इस तरह भी अपने आप को रख सकते हैं, ठीक। हाँ, इसमें बहुत सारे पोज हैं। अब रिवर्स के जितने पोज हमारे हैं, चाहे वो स्नेक पोज हो, मैंने पहले करके आपको दिखाया था, चाहे वो कैमल पोज हो, चाहे वो ब्रिज हो, ठीक है, चाहे आपका कोई भी पोज हो, जो पोज आपको कमर को पीछे की तरफ ले जा रहा है। तो देखें मैंने ये किया था, कुछ नहीं करें तो ये भी कर लिया करें। रिवर्स एजिंग हो गया। सवाल भी है आपसे ना, आपने ब्रिज पोज किया और ब्रिज पोज में मैंने नोट किया आप बिल्कुल जरा सा उठे, आपने बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को नहीं उठाया, लेकिन कुछ लोग कर रहे होते हैं पूरा पूरा प्रेशर लगा रहे होते हैं कि वो अपने स्टमक को ऊपर लेके आ जाए। तो ये कहाँ तक करना चाहिए, कितनी डिग्री हमें ऊपर उठना चाहिए, या कितना? योगा अंदाज़न मिलाप है अपने आप का, अपने आप से मुकाबला नहीं है। लोग जब मेरे साथ योगा करते हैं तो ऐसे से पोज करके दिखाते हैं कि बाद में मेरी चीख निकल जाती है, भाई साहब हड्डी वड्डी टूट जाएगी, ना करें। नहीं ये तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन बस उसके बाद से ना मेरा एक मसला ये है, जॉइंट में दर्द रहने लगा है। शुक्र है कि जॉइंट में दर्द ही रहा है, जॉइंट निकला नहीं है। मुकाबला नहीं है ये, कोई किसी वो एक बड़ा मशहूर सर्कस आता है ना, उसमें लिखा होता है, लक वाला सर्कस होता है, तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा। वहाँ पे कोई तमाशा दिखाने नहीं गए हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। जो लोग अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते वो जिम में जाके भी नुकसान करते हैं अपना। तो कोशिश करें कि बहुत लाइट करें। और मैं तो खैर वैसे भी डोमेस्टिक योगा कराता हूँ, क्लासिकल योगा से, मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल योगा से सीखा। प्रोफेसर मुईज़ हुसैन साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखे, मेरे उस्ताद मोहतरम को, अजीम शख्सियत है मेरे लिए बाप का दर्जा रखते हैं। उन्होंने जो सिखाया वो क्लासिकल डोमेस्टिक योगा है। हम सांता क्रॉज बॉम्बे में जो योगा इंस्टीट्यूट है उसको फॉलो करते हैं, उसकी फ़िलासफ़ी जो है योगेंद्र जी की फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं योगा करना है, योगा दिखाना नहीं है। योगा दिखाना नहीं है कि ऐसे होता है, योगा करना है, आपने करना है, लोगों को अपने हिसाब से करने दीजिए। हर वो पोज जिसमें आपका फेस नीचे की तरफ जाता है आपके फेस को लिफ्ट करता है, ठीक है, और ये फेस गुप्पा हो जाता है। इसका एक बहुत सिंपल पोज है, लेकिन क्योंकि वक्त थोड़ा सा है मैं उसको करके दिखाना चाहूँगा। आ गया है, लेकिन फिर कभी हम इंशाअल्लाह आगे का ये करेंगे। तो वक्त नहीं है, बस जो वक्त गुजर गया उसको दोबारा रिवर्स कर लीजिए। इसको कहते हैं कायाकल्प। इंशाल्लाह इस पर हम मजीद बात करेंगे। काफ़ी है बस? या नहीं, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही थी कि आपने जो कहा कि जिनका फेस गुप्पा हो जाएगा अगर हम ये करें, और जो नहीं चाहते कि उनका फेस गुप्पा हो, तो जॉ लाइन्स कहाँ से आएंगी? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल क्योंकि चैनल पे हूँ तो ख्याल रखना पड़ता है अल्फाज का चुनाव।
भाई साहब, एक डॉक्टर है, उसके पास, मैं जो है आर्थोपैडिक डॉक्टर हूँ, जब मेरे पास कोई गैस्ट्रिक का इलाज के लिए आता है तो मैं बड़ा घबराने लगता हूँ कि सर ये मेरा काम नहीं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट का काम है। फिर कोई कहता है अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी किडनी भी ख़राब हो रही तो भाई ये नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए। लेकिन वजाहत भाई शुगर थोड़ी सी है तो सर डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर आप अपने आप को यंग करना चाहते हैं और सब कुछ कट करना चाहते हैं तो फिर आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा। फिर तो मैं ज़रा आपके साथ बैठ के बात करूँगा कि जनाब एक सेशन के बाद आप जाते हैं तो आपको देखें, आपकी एजिंग का 2 फैक्टर हैं बेटा। एक तो ये कि यंग लगो, दूसरा अपने आप के अंदर इतना खूबसूरती पैदा करो कि तुम्हारी 1-2 लाइनों से तुम्हारा हुस्न जो है ना दबे। जैसे अल्लाह ने बनाया है वैसे ही आप अपने आप को निखार लें और वैसे आएँ जैसे अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। आप उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ ना करें क्योंकि खुदा जानता है कि आपको खूबसूरत कैसे नजर आए। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत साहब। जब भी आते हैं हमें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा और बेस्ट सिखा के जाते हैं और आज आपने इतना अच्छा हमें सिखाया कि हम रिवर्स एजिंग पे कैसे जा सकें, जो कि मेरे ख्याल से आई एम श्योर सब खवातीन ने जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब इसी के साथ ही वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं कि ब्रेक से वापस आके हमें ज्वाइन करेंगी हमारी फेवरेट डॉक्टर जो कि हमें बताएंगी वो भी कि हम नेचुरोपैथ के थ्रू एजिंग से कैसे बच सकते हैं। सो कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुस्कुराती मॉर्निंग में आज हम बात कर रहे हैं एजिंग पे, क्योंकि हर ख़वातीन या मैं कहूँ हर मर्द हज़रात भी चाहते हैं कि हमेशा जवां खूबसूरत नज़र आएँ, हमें रिंकल्स ना हो, हमें कोई भी देख के बता ना सके हमारी उम्र कितनी है। तो हम इसी बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी हम सब की फेवरेट जो हमें इतने अच्छे अच्छे नुस्खे बताती हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो इतने ज़्यादा कारआमद होते हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हों, चाहे वो बड़ों से रिलेटेड हों, चाहे वो बुज़ुर्गों से रिलेटेड हों, चाहे वो आपके ख़ुद के रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो पेट का दर्द हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, या फिर आपकी उम्र का मसला हो। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर बिल्किस को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर बिल्किस, आपको सबसे पहले रिवर्स एजिंग जो है वो आप पे आके ख़त्म है। जिस तरह से माशाल्लाह आपने अपनी स्किन का ख्याल, अपनी एजिंग का ख्याल रखा है, हमने जब जब आपको देखा है आप मज़ीद खूब से खूबसूरत तर नज़र आती रही हैं और माशाल्लाह से और यंग होती चली जा रही हैं। एक तो इसका राज बताएंगे, आज आप सारे राज खोल देंगी। अच्छा देखिए, सबसे पहले एजिंग आती है अगर टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये लिया जाए तो आपकी एज साइन को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़ आती है न्यूट्रिएंट्स, कि आप खा पी क्या रहे हैं। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपने कोई ऐसा मिरेकल क्रीम के लिए आप लोग कोशिश करते मिल जाए, रात को लगाएं, सुबह जो है ना जवान नज़र आए, ये मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले वर्दा बेटा, सबसे पहले इंटरनल हेल्थ और आपका पीसफुल माइंड ये ज़रूरी है। आपकी एज को मतलब रिवर्स नहीं करना, तो एज को सस्टेन करने के लिए, रोक के रखने के लिए, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और मैं नेचुरोपैथ हूँ, तो नेचुरोपैथी से, नेचर से हेल्प लेना कि क्या खाना है और कौन सा चीज़ खानी। अब सब बोलेंगे खाना पीना तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन खाने पीने के साथ जो जुल्म भी नहीं करना है, अपने मैदे के साथ जुल्म नहीं करना है और खाने पे गुस्सा नहीं उतारना है। खाना इतना खाना है जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अपना पेट समझ के खाएं। तो ये बहुत इस तरह की चीज़ें हैं। और जो आपके अल्लाह ताला ने 5 ग्रुप्स दिए हैं उसमें फ़ैट भी ज़रूरी है। अच्छा जी, और हम एक बहन ने भी ज्वाइन किया है, रुखसाना फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रुखसाना आप? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है रुखसाना जी? हेलो हेलो जी, वर्दा, आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका। मैं रोजाना देखती हूँ आपका प्रोग्राम ना, उसमें शेख मुनिजा भी आती हैं और डॉक्टर बिल्किस आई हुई है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं डॉक्टर बिल्किस। डॉक्टर बिल्किस कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी बहुत हैं? अच्छी चीजें बताती हैं। रुखसाना जी, सवाल क्या है आपका आज का? ये जो चेहरे के ऊपर लाइनें आ जाती है ना, उसका भी बताइएगा और वही बता रहे, एंटी एजिंग का भी बताइएगा।
ठीक है। आप ना, मेरी उम्र जो है वो 45 साल है, सही है। तो ये अच्छा। कि मैं प्रोग्राम देखती हूँ मैं रोजाना ही आपका ना, तो ये मुझे जरूर बताइएगा। और वर्दा को बहुत 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 अच्छा प्रोग्राम करती है वर्दा ना, थैंक यू सो मच, क्या हमें अच्छा लगता है, हमें आती हैं, वो फीडबैक भी देते हैं बहुत आपको। अच्छी चीजें बताती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुखसाना जी, आपकी कॉल करने का। आप हमारा शो पसंद करती हैं, तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं आपके, और आपके सवाल का जवाब देते हैं आपको। जी जी देखिए, रिंकल्स आ रहे ना, तो हमारे पास अलसी को आप भिगो दें। भिगोने के बाद जो है ना, अच्छा अगर अभी आपको लगता है कि ड्राइनेस बढ़ गई है, तो आप अलसी में थोड़ा सा वैसलीन या बादाम का तेल या आप सीबकथॉर्न ऑयल, ये कोई भी आपको मिल जाए, जो कैस्टर ऑयल, ये भी बहुत अच्छा है, कुछ ड्रॉप्स डालें, दोनों इक्वल ले लें। जैसे मतलब 1 चम्मच आपने अलसी के बीजों को भिगोकर जो उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, उसमें कैस्टर ऑयल, ये जो मैंने बताया, जो भी मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके उसकी अच्छी तरीके से मसाज करें। याद रखिएगा, अगर एज साइन को रोकना है, 10 से 15 मिनट की मसाज आपने रोज़ाना रात सोने से पहले करना है। तो जब आप सुबह उठोगे तो देखेंगे आपकी स्किन हाइड्रेट हो गई होगी, और आपको खुद लगेगा कि जैसे आपकी स्किन थोड़ी सी खिंची खिंची है। और ये आपने करते रहना है, आप गिव अप नहीं करोगे। आप ये नहीं बोलोगे मेरे क्रू फीट्स नहीं जा रहे, ये तो चलो सही हो गया, यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप इस चीज़ को करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। ये आप आँख के इर्द गिर्द भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं लगा सको। 2 चीज़ें, चाहे कैस्टर ऑयल आप डालें, चाहे सीबकथॉर्न ऑयल आप डालें, चाहे आलमंड ऑयल आप डालें। अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट करता है, आप कोकोनट ऑयल भी मिक्स। अच्छा देखिए, पानी का और तेल मिक्स नहीं होता, आपने उसको बीट करते रहना है, करते रहना है, फेंटते रहना है और लगाते रहना और जस्ट करना है चेहरे पे। आपको एक नया निखार मिलेगा इंशाल्लाह, और ये करते रहने से होगा। सही। और एक और बहन हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से, फरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फरा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। मैंने उस दिन भी किया था ना फोन। जी जी, आप हमारी रेगुलर कॉलर हैं। अच्छा जा रहा है, और डॉक्टर बिल्किस का सेगमेंट तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत और मैंने उस दिन सवाल किया था डॉक्टर बिल्किस से, तो उन्होंने मुझे एक कहवा बताया था। तो उसमें अभी मुझे ये कंफ्यूजन है कि सब धनिया डालना है या सूखा धनिया डालना है। धनिया आप सूखा वाला, अगर बीज वाला, का मैंने फरा ने उस दिन, जी जी, बीज वाला है ना, जो मतलब साबुत धनिया होता है, उसको कूट के डालेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं हो तो सब्ज धनिया, ठीक है। और उसी के साथ फिर सब्ज चाय भी आपने कही थी। बिल्कुल बिल्कुल, उबाले, छाने, फिर उसमें सब्ज चाय जो डालकर पिए, ठीक है। या सब्ज चाय के साथ उबाल लें, अगर आप पत्ती वाला बना रही है तो दोनों को साथ उबाल लें। सही है जी, आई एम श्योर आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि अक्सर हम कहते हैं कि भाई, एक तो हम ये बात बिल्कुल डेफिनेटली मानते हैं कि आपको अंदर से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, आपको अंदर से खुश रहना चाहिए। वजह से आपने इतनी अच्छी बात की कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक बच्चा मौजूद होता है, हमें उस बच्चे को ख़त्म नहीं करना अपने अंदर से। अगर वो बच्चा हमारे अंदर ज़िंदा रहेगा, मौजूद रहेगा, तो हमारे एजिंग नहीं आएगी, हम हंसते खेलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, परेशानियों से घिरे नहीं रहेंगे। लेकिन इन चीज़ों पे हम कहीं ना कहीं मानते तो हैं, लेकिन हम इन पे अमल नहीं कर पाते। हम बस चाहते हैं कि झटपट हमें कुछ लगाने को मिल जाए, हम जो है वो फेस पे लगा लें और झटपट हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। तो इसके बारे में मैं आपसे ज़रूर जवाब लूँगी, लेकिन इस वक्त हो गया है ब्रेक का। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और ब्रेक पे जाने से पहले बिल्किस आपा से मैंने एक सवाल किया था, वो देंगी उसका जवाब। आपने कहा था कि बहुत हम लोग इस तरह की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, असल में बातों में ना तो वो सवाल मैं रिकॉल कर रही नहीं, मैं बता देती हूँ कि ऐसा होता है कि हम फिर भी चाहते हैं कि हम ये सारी चीज़ें खुश कैसे रहें या जवां और खूबसूरत नजर आए सिर्फ लगाने से। हाँ, चीज़ों को सिर्फ लगाने से तो कभी भी काम नहीं बनेगा। आपको वही अपना जो एक बच्चा अंदर आपके है उसको हमेशा ज़िंदा रखना होगा, ठीक है। याद रखिएगा, कुन फायकुन के मालिक सिर्फ अल्लाह गफूरुर रहीम है।
आपके स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन से आपकी सेहत ख़राब होगी। अब जिस दिन हमें ये समझ आ जाए ना, जैसे ख़वातीन से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती और कहते हैं गुस्सा करने से झुर्रियाँ आ जाती है तो ख़वातीन मुस्कुराने लग जाती है, इसी तरह अगर आपको ये पता चल जाए स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन से आपकी उम्र बढ़ती है और कम उम्री में आप बहुत ज़्यादा बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, तो शायद आप इन चीज़ों से बचें। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ यू आर व्हाट यू ईट, और जो आप सोचोगे ऐसा ही आप नज़र आओगे। तो फिर अपनी सोच पे तो बेटा काबू रखना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जिस तरह मैंने भी आपको आपने कहा ना, आप अपना राज बताएं कि आप क्या करती हैं। आप यकीन करें, मेरा काम जो है ना, क्योंकि नेचुरोपैथी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल, और मुझे हर वक्त काम करते रहना पड़ता है इसके साथ। जैसे ऐसा ना कि कहीं पे कुछ सूख रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो एक्सर्शन बहुत होती है। एग्जैक्टली। और नेचुरोपैथ में नहीं कि हर चीज़ नेचुरल आप जो है वो करते हैं ना, तो एक्सट्रैक्ट से exertion, कंटिन्यू करती बिल्कुल। है, और अल्लाह ने हर किसी एक छोटी से छोटी चीज़ में, कहते हैं ना, एक बीज में भी हमारे लिए क्या इफादियत छुपा के बिल्कुल। रखी है, हम नहीं जानते। तो इसकी वजह से ना कभी कभार मतलब कि मैं स्किप कर जाती हूँ, लेकिन मैं जब भी मतलब कि हफ्ते में 2 से 3 या 4 दफ़ा मैं सीबकथॉर्न ऑयल या अलसी का तेल या कड़वे बादाम का तेल, उसकी अच्छी तरीके से मसाज करके, मालिश करके, जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ, 10 मिनट की जो 10 से 15 मिनट की मसाज है वो ज़रूर कीजिए। एलोवेरा जेल है, आपको सूट करता है, आप उसको चीर कर वही आप अच्छी तरह मसाज लगाएं, कीजिए। मसाज कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आप स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट करें वो रात का वक्त होना चाहिए, ताकि आप सो जाएं, आपकी स्किन हाइड्रेट हो। आप बल्कि सीबकथॉर्न ऑयल से कुछ कहते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ लोगों ने भी कहा था कि अगर वो रेगुलर, कि हमने पहले भी एक चैनल पे शो किया था, उस पर भी हमने बात की थी, तो सीबकथॉर्न ऑयल से कुछ लोगों की कॉम्प्लेक्शन डल होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा है, या फिर उनको सूट नहीं कर रहा अगर ऐसा हो रहा है नहीं, तो? डल नहीं होता, असल में वो आपकी अपर लेयर को निकाल रहा होता है। Okay. जैसे थोड़ा सा जो है ना हल्का सा ड्राइनेस की तरफ लेके जाता है कि कुछ लोगों को, क्योंकि वो आपकी स्किन को निकाल रहा होता है। Okay. इसका रिजल्ट आता है 3 महीने में। 3 महीने रेगुलर लगाओ तो फिर वो एकदम आपकी स्किन की जो लेयर है वो उतरती है और नई लेयर आती है और वो बहुत हसीन खूबसूरत होती है। अच्छा, चलें जी, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ रावलपिंडी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस कासिम मौजूद है हमारे साथ, आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए ताकि हम क्लियरली सुन सकें आपको। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल। मिसेस कासिम जी, कहिए क्या सवाल है आपका? हेलो, जी आ रही है? जी मेरा मिसेस कासिम, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो चुकी है। एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, आप लोगों की कॉल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लीज़ आप टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर कीजिए ताकि आप हमें बआसानी सुन सकें और हमें कोई तकलीफ़ ना हो, या आपको भी कोई तकलीफ़ ना हो हमें सुनने में। तो जी, डॉक्टर बिल्किस आप बता रही थी कि 3 महीने बाद सीबकथॉर्न ऑयल का जो है वो रिज़ल्ट आता है। 3 मतलब कि आधे लगता है 3 महीने बाद आप में जो एक होता है ना कि आपको ग्लोई लुक ये सब चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी ये सब है। अगेन आपने लगाना रात को ही है। कुछ लोग क्या करते हैं, लगाने के बाद जो है ना चूल्हे के पास चले जाते हैं, लगाने के बाद बाहर चले जाते हैं, तो ये नहीं करना। इसको लगाना ही रात को। कोई भी ऑयल, सिर्फ वही नहीं, आप कोई भी ऑयल का मसाज करते हैं अपने चेहरे पे, या विटामिन सी, देखिए जितनी भी क्रीम्स आती है विटामिन सी की या विटामिन ए की, उनमें होता है कि आपको, या डॉक्टर बताता है कि आपने रात को लगाना। क्यों? क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी स्किन रिपेयर होती है। जब रिपेयर हो रही होती है उसमें आपके पास एक अच्छी चीज़ है, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपके निखार को बढ़ाएगा। बाज़ औक़ात कुछ क्रीम्स और कुछ मतलब कि जैसे मैं सीबकथॉर्न ऑयल की बात करी तो वो आपकी स्किन की जो डेड स्किन है उसको निकालता है और बग़ैर आपको कोई नुकसान दिए। तो उससे जो है ना ये है कि इसीलिए कुछ लोग ये शिकायत करते हैं बिल्कुल कि हम लगा रहे हैं तो कि हमारी स्किन थोड़ी सी टैन हो रही है। टैन नहीं हो रही होती है, वो टैनिंग इंटरनली जो है ना आउट हो रही होती है जैसे। और ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, चाहे वो ऑयली स्किन हो चाहे वो ड्राई स्किन हो। देखिए वर्दा, इसको नाम ही स्किन सर्जन ऑयल का दिया गया है। चाहे जली हुई स्किन हो, चाहे एक्जिमा वाली हो, चाहे सोराइसिस वाली हो, कोई भी स्किन हो, ये हर स्किन टाइप के लिए, फिर नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए तो है ही है।
अच्छी मज़ेदार बात है कि ऑयली स्किन के लिए भी, क्योंकि इसमें रिच कंटेंट ऑफ विटामिन सी है, तो वो ऑयल कंट्रोल करने में भी, आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद करता है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, कॉलर हैं हमारे साथ एक और। कॉल्स अच्छा नहीं है अभी जी। तो आप मुझे बताइए एजिंग के लिए कि आप हम अक्सर एजिंग सबसे ज़्यादा जो आती है वो हमारे आईज की साइड पे, कॉर्नर्स पे आती है, क्रू फीट्स बनते हैं। अच्छा देखिए, क्रू फीट्स जो बन जाते हैं, ये वाली जो जगह होती है ना, ये वाली और ये जगह बहुत सेंसिटिव होती बहुत है, यहाँ पे आप sensitive। कुछ भी नहीं लगा सकते। आप कुछ भी ना करें, आप इन्वेस्ट करें ना तो एक वैज़लीन ले लें, पेट्रोलियम जेली, आप वो भर भर के रात को लगा कर सोएं, क्योंकि ये जगह ड्राई होती है, ये जगह के हिसाब से ये जगह बहुत ड्राई होती है। तो इसमें आप जितने भी चीज़ें लेंगे ना, या आप इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, और पलके भी बाज़ औक़ात क्या होता है, सर की खुश्की गिर के पलकों पे खुश्की गिरती है, पलकें गिरने लगती हैं। कैस्टर ऑयल घर पे होता है, आप कैस्टर ऑयल लगाएं। अगर आपको कैस्टर ऑयल थिक लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला दें, दोनों प्योर होना चाहिए, दोनों पे होना चाहिए। उसको भर भर के लगाएं। अच्छा, यहाँ मसाज करने का तरीका ये है कि शहादत की उंगली से यहाँ इस तरह ऊपर की तरफ लेके जाएं, ये ऐसे, और फिर यहाँ से भी ऊपर, और फिर अगर आपकी आई ड्रूप हो रही है, आईब्रो ड्रूप हो रही है, तो यहाँ से इसको ऊपर। मसाज के तरीके हैं, अब तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, आप उसको अडॉप्ट करें, यानी उसको अपनाएं और वैसे ही करें। ये नहीं है कि आपने तेल लगाने का, ये कोई क्रीम लगाया, थोड़ा सा निकाला, ऐसे चपड़ लिया जल्दी जल्दी और थप्पड़े मारे अपने चेहरे पे कि मसाज कर रहे हैं, ये नहीं होता। ये मतलब कि ये चेहरा भी अपना होता है, और ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको बहुत डेलिकेटेड। क्योंकि सबसे ज़्यादा इग्नोरेबल आई थिंक पार्ट यही होता है, हम यहाँ तक मास्क लगा लेते हैं, हम यहाँ तक कुछ भी एप्लीकेशन करनी हो आप कर लेते हैं, लेकिन ये आई के जो कॉर्नर्स वाला एरिया या नीचे वाला एरिया है, ये अक्सर जो है इसको हमेशा हाइड्रेट कीजिए कभी भी। जैसे खीरा तो चले आप रख लें, लेकिन आलू का पानी भी अगर आपने 3 से 4 दिन लगाया तो आपके ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। याद रखिएगा, ये एरिया पे ब्लीचिंग एजेंट नहीं लगाना। जो ब्लीच आउट करते हैं या जो फेयरनेस क्रीम होती है, कुछ लोगों को इतनी सेंसिटिविटी होती है, फिर उनको यहाँ पे जलन स्टार्ट हो जाती है, ड्राइनेस, पैचेस पड़ जाते हैं। आप कोई भी क्रीम लगा रहे हो तो इस एरिया को हाइड्रेट करना हो तो आप वैज़लीन लगा लें, कैस्टर ऑयल लगा लें, एलोवेरा जेल लगा लें आप। और या आजकल गाजरों का सीज़न आ गया है, गाजर का जूस रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है। चेहरे पे तो लगाएं, लेकिन इधर इस एरिया पे आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल में मिक्स करके, यानी हमें आँख की अपनी साइड को सबसे ज़्यादा हमें जो है वो हाइड्रेट रखने की ज़रूरत होती है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा फ्रॉम लाहौर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? आपका शो बहुत अच्छा जी। ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो जी। मच। मैंने बिल्किस साहबा से नहीं सवाल करना था, जिल ना थोड़ी लूज हो रही है मेरी ना, नीचे की तरफ झुकी हो रही है, तकरीबन 30 साल उम्र है, पर ना जिल थोड़ी लूज है, चेहरे पर ना छाइयाँ भी नहीं हट रही, और दूसरा क्या है ना, आगे के बाल बहुत सफेद हो रहा है। क्या आपकी क्या ड्रूपी हो रही है? जो जिल्द है ना थोड़ी नीचे की तरफ झुकी हुई हो रही है, लूज हो रही है। स्किन अच्छा, लूज हो रही है, ठीक है, लूज हो रही है, और चेहरे पे ना थोड़ी छाइयाँ हैं तो वो हट नहीं रही। चेहरे पे छाइयाँ हैं वो हट नहीं रही हैं। ठीक है। और दूसरा मसला बाजी ये है कि ना सफेद बाल है ना मेरे सारे आगे माथे की साइड से और कान की साइड से हो रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा कोई मसला बता दें कि मैं मेहंदी के साथ या कोई ऐसी ट्रीटमेंट कर लूं कि थोड़ा कवर हो जाए बाल ना। बाल भी बहुत ज्यादा खराब हो रहे ठीक है। हैं, ऊपर भी बहुत रहे और ना 2 मुंह के भी हो रहे हैं। अच्छा देखिए, बालों को सफ़ेदी को कैसे रोकें और बाल अच्छा चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया फरा, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। अच्छा, ये ब्लीच करने से भी हो सकता है ना बाल बहुत ज़्यादा फ्रंट के अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं बालों की बात कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि वेडनेसडे को हम प्रोग्राम करेंगे ना, तो हम ऑयल्स पे बात करेंगे, उन चीज़ों पे बात करेंगे जिसको लगाएं तो इंशाल्लाह आपके बाल जो है तादेर जो है काले रहें, या आपका जो कलर है बालों का वो कायम रहे। उसके लिए आप इंटरनली, आज मैं बता देती हूँ, खुबानी और आलू बुखारे और खुबानी के बीज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि उनमें जिंक होता है। छोटी हड़ है उसमें जिंक होता है। जिंक जो है बालों के रंग को काला करने में आपकी मदद करता है। और बी कॉम्प्लेक्स की जितनी चीज़ें ना, फोलेट की जितनी चीज़ें, वो इस्तेमाल करें। आसान अल्फाज में जो अल्लाह गफूर रहीम ने लाल रंग दिया है, लाल रंग की चीज़ें दी हैं, वो इस्तेमाल करें, उससे आपके बाल जो है ना अच्छे रहेंगे। अच्छा जी। और जहाँ तक अभी बेटा आप बात कर रही थी कि आप 20 साल की, आपकी स्किन लूज़ हो रही है, और ये सब देखें, ये पुअर न्यूट्रेंट की वजह से। कभी भी वो चीज़ मत खाओ जो आपकी ज़बान को
पसंद है, वो चीज़ खाओ जो आपके मैदे के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी स्किन के लिए अच्छा है। तो उन चीज़ों में जो अल्लाह गफूर रहीम ने दी हैं चीज़ें, सादा अपना ग़िज़ा रखो और बाज़ार की चीज़ें कम खाओ, क्योंकि 20 साल में लूज़ नहीं होनी चाहिए स्किन। और अभी जो मैंने अलसी का मैंने कहा था कि वो निकाल लें, जेल निकालें, उसमें मैंने अभी बताया था कैस्टर ऑयल मिला के लगाएं, तो आप लगाना शुरू करें, इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ेगा। आजकल अनार आए हुए हैं, अनार का जूस आपके लिए बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा निकाल के जहाँ छाइयाँ हैं वहाँ लगाएं। सही। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम मुझे वो अपने डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी मिसेस सरफराज, बात कीजिए डॉक्टर बिल्किस से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम वो मुझे ज़रा सा ये गाइड कर दें कि जैसे मेरी बेटी हैं, उनकी हाइट बहुत शॉर्ट है ना, तो 18 साल एज अब हो रही है उनकी, तो 18 साल के बाद एज मतलब हाइट निकलती है या नहीं? और अगर इस तरह ये कि बेबी मेरी कमज़ोर भी है काफ़ी, पैदाइश उनकी बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन 4 साल की एज में ना उन्हें कुछ टीबी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद इनकी हाइट और ग्रोथ, मतलब हाइट बहुत स्लोली ग्रोथ हुई। अच्छा, आप इसी बेटी की बात करें जो 18 साल की, उसको जी, टीबी जी, हो जी। गई थी? बेटी है मेरी जी। अच्छा, इसी आप ठीक है। अच्छा, पुबर्टी कब हुई थी ये बताएंगी कि उसके मखसूस आयाम कब शुरू हुए थे? हाँ, तकरीबन 11.5 साल की एज में। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर 11.5 साल की एज में शुरू हुए थे तो हम नेचुरोपैथी पे हम ये कहते हैं कि 19 लड़कियों की टीन एजेस तक बढ़ सकती है और लड़कों की जो है 21 तक भी बढ़ सकती है। उसके लिए विटामिन D3 नहीं, बस यही पूछते हैं, पूछना फिर हम ब्रेक के बाद इसका जी, मजीद जी, जवाब जी, देंगे। ठीक है। चलें जी, मिसेस सरफराज बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया है, हम आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद मुस्कुराती मॉर्निंग देखते रहिए। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस सरफराज का अपनी बेटी के लिए सवाल था कि वो 18 साल की हैं, उनकी क्या हाइट बढ़ेगी या नहीं? अच्छा, साइंस तो ये कहती है कि 15 साल के बाद जो है हाइट नहीं बढ़ सकती, लेकिन हमारी नेचुरोपैथी में ये है, इसीलिए मैंने पुबर्टी का पूछा था। तो नेचुरोपैथी में कि 18 साल 19 साल तक लड़कियों की बढ़ सकती है, 19 साल तक टीन एजेस में, और लड़कों की मैंने अपनी प्रैक्टिस में मुशाहिदे में देखा है कि 22वें साल तक उनकी एज जो बढ़ी है। अब उसके लिए जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आप ये प्रोग्राम देखते रहिएगा, मैं लाकर आपको बताऊंगी। लेकिन आपकी बेटी के लिए एक चीज़ है, क्योंकि टीबी हो चुकी है, तो शरीफा बहुत ज़बरदस्त है कि आप उसको शरीफा ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। और आजकल शरीफे का मौसम है, और ये जो जापानी फल जिसे हम कहते हैं, मौसम में वो खिलाएं, तो जो उस टीबी के वजह से जो आपकी बॉडी में असरात रह जाते हैं, वो ये 2 फल उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ जी। तो वो मैं बता देती हूँ कि आप घर पे अपनी एज को कैसे आप सही मतलब कि आप जमा कैसे रख सकते हैं। ठीक है, आपने लेना है इस बनाना सिर्फ इतना सा, जैसे मैंने लिया 1-2 निवाले का। ठीक है, इसको मैं मैश कर लेती हूँ। इतना ज़बरदस्त ये मास्क बनता है। अच्छा, इसको भी नहीं फेंकना, ये वाला जो पार्ट है ये वाला भी नहीं फेंकना। अगर आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो रहे हैं तो इस पर कैस्टर ऑयल लगाकर आपने स्क्रब करना है। ठीक है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी तो मैं, क्योंकि हम बना रहे हैं उसका एजिंग के लिए, तो ये मैंने बनाना लिया। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है वो मैं डाल रही हूँ। मैंने कोशिश की कि वो चीज़ें ले आऊँ जो आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाए। अच्छा, ये है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी आप इस तरह करके ना स्क्रैच करके निकाल लें। ठीक है, ये 1 चम्मच आपने इसमें डालना है। बल्कि कुछ लोग जो है वो जो जेल बॉटल्स में आती हैं वो भी यूज़ करते हैं फेस पैक के लिए, वो सही होती हैं क्या? वो इफेक्टिव होती हैं इतनी? जी बिल्कुल, बस उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाला होता है। जैसे हमारे नेचुरलाइज में भी 99.9% है, लेकिन 1% तो प्रिजर्वेटिव है ना। अगर आप नेचुरल पे जाना चाहते हैं तो ये देखें, इसको आप 2 हिस्सों में करके पहले आप इसी से स्क्रबिंग करें आँखों के गिर्द इधर। ये जो है ना रिच जेल है, ये बहुत अच्छा होता है। मैं यहाँ करके बताती हूँ। देखें, इसको ठंडा कर लें पहले। ठंडा करने के बाद आप इस तरह की ये किया करें,
अगर आपने दिन में जैसे घरेलू ख़वातीन हैं सोने लगी हैं तो उससे पहले आप ये करके देखें, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मेकअप से पहले, क्योंकि कुछ एजिंग ख़वातीन हैं जिनका मतलब कि मेकअप करती तो भी जो रिंकल्स की वजह से स्किन ढलकी रहती है, तो यही एलोवेरा जेल जो है आपने इस तरह करके किया, आपकी स्किन रिंकल फ्री हो जाएगी। ये आपने कब करना है? मेकअप करने से आधा 1 घंटा पहले कर लिया। उसके नहीं वॉश नहीं करना, उस पे मेकअप कर सकते हैं। उस पे मेकअप करना है। ओके। तो आपने उस पे मेकअप करना है, ठीक है। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं हम अपने इस मास्क की तरफ। इस दोनों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें जी। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें बुटॉक्स का लुक देना, आप चाहते हो कि आपको बुटॉक्स जैसा लुक आए और आप कहीं जा रहे हैं, तो आप ये सुबह कर लीजिएगा। शाम में तकरीब में जाएंगे तो सब आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपकी स्किन आज बहुत ज़्यादा लिफ्ट लग रही है, तो वो है अंडे का कमाल। अच्छा, इसमें अंडा आपने पूरा डालना है, ठीक है, सही, पूरा एक अंडा शामिल पूरा एक अंडा डालना है। उसके बाद आपने करना क्या है, इसको अच्छी तरीके से बीट कर लें, इसकी एक लेयर लगाएं स्किन पर, उसके बाद टिश्यू पेपर रख लें, पूरे स्किन पर टिश्यू पेपर रख लें, तो क्योंकि अंडा और ये सब है तो टिश्यू पेपर चिपक जाएगा। उसके बाद इसको भर भर के लगाते रहें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, ये 1 घंटा आपके चेहरे पे लगा रहे। जब टिश्यू पेपर बिल्कुल सूख जाए तो आप उसको निकाल लें। निकालने के बाद ठंडा रोज़ वाटर स्प्रे करें और आप देखें ये मैजिकल मास्क या ये क्रीम देखिए आपके स्किन पे कितना फ़र्क लाता है। अगर आपको लगता है फ़र्क और इसको मेंटेन करना चाहते हैं तो ये आप रोज़ भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं। अच्छा, रोज़ भी कर सकते हैं? रोज़ भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें जी। अच्छा जी, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ, मिसेस सोहेल लाहौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मिसेस सोहेल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी का एक मसला है, ये 14 साल की है, इसके मुंह के ऊपर दाने बहुत ज्यादा है इसके फेस पे। वो पहले चिकन पॉक्स के थे निशान, वो थे, और फिर इसके बाद जो है वो हर मंथली जो है ना वो से होते हैं, बहुत ज्यादा है, आगे पीछे भी हो जाते हैं। मोटे से आप तो कह रही हैं, बताइएगा क्या कह रही हैं आप? मोटे दाने निकलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, कोई भी ब्लड प्यूरिफायर जो है ना उसे ज़रूर पिलाएं, ठीक है। कॉन्स्टिपेटेड है तो कब्ज़ दूर करें, सही। मोटे मोटे पस वाले दाने निकलते हैं तो ये करना आपने है। अच्छा, इत्तेफाक से यहाँ मैं चीज़ लेकर आई थी, सुमलो बूटी, ठीक है। आपने क्या करना है, सुमलो बूटी को वैसलीन में मिलाना है। वैसलीन में मिला के हम बता देती हूँ थोड़ा सा जी। कौन सी बूटी? जी, सुमलो बूटी, सुमलो बूटी, सुमलो बूटी, उसको वैसलीन में मिला के जहाँ दाने हैं आप वहाँ लगा लें तो इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब तक अंदरूनी इलाज नहीं कराएंगी, अगर बच्ची को कब्ज़ से वो नहीं तोड़ेंगी तो ये दाने होते रहेंगे। और ये दाने जो आप मोटे मोटे बता रही है, एक्नी वल्गैरियस अगर है तो ये वल्गैरियस एक्नी जो है ये ख़ानदान से भी चलती है और ये बहुत प्रोलॉन्ग होती है, इसका इलाज कराना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस सुहेल आपकी कॉल करने का, थैंक यू सो मच। और आई होप आपको आपका जवाब जो है वो मिल गया होगा। काइंडली एक्नी का जो प्रॉब्लम है, जो मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में इस तरह की कोई चीज़ मौजूद होती है जिसकी वजह से ही हमारे फेस पे आ रहे होते हैं। और बराए मेहरबानी मैं बच्चियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि उन दानों को फोड़ा ना करें, वो जो प्रिक कर लेती हैं ना उसको, उससे और मज़ीद फैलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसका एक इमरजेंसी घर का ट्रीटमेंट ये है कि जैसे दाने निकलते हैं ना, आपने ना स्पागोल की भूसी को पानी में डालना है, इससे पहले कि वो पानी में फूले उसको लेकर दानों पे लगा दें। अच्छा, आजमाया हुआ नुस्खा है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बैठ जाएगा उस वक्त बैठ जाएगा। ये इमरजेंसी है हमारी, लेकिन इसका इलाज लाजमी कराएं। वहाँ बैठेगा इधर आ जाएगा, इधर बैठेगा इधर आ जाएगा, इस तरह पूरा चेहरा भर जाएगा। एक्नी का पूरा ट्रीटमेंट कराया करें, ठीक है। सही। अच्छा जी, आप क्या बता रही थी? और बस अब मैं ये बता रही थी कि जैसे ये कर लिया, उसके बाद यहाँ पे फ्लैक्सीड ऑयल रखा हुआ है, अलसी का तेल है, इसमें मैंने बादाम का तेल, सिबकथॉर्न ऑयल सब मिलाया हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता, आप सिर्फ अलसी का तेल मिलता है, आप अलसी का तेल लेकर ही जब ये सारा ट्रीटमेंट कर लें, रोज़ वाटर से आप साफ़ कर लें, उसके बाद सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप गीले चेहरे पे लगाकर छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस आप करते रहें। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे अंडे की बदबू ये वो, तो कुछ तो आपको सहना पड़ेगा अगर जवान नज़र आना है तो। सही, पहले ही बता दूं, कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपको खूबसूरत और जवान रहने का जो है वो लुक चाहिए तो थोड़ी सी अंडे की स्मेल जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें चूंकि बनाना शामिल है, केला,
तो वो इतनी ज़्यादा स्मेल एलोवेरा जेल भी शामिल है, तो वैसे ही वो स्मेल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो दब जाएगी। लेकिन जो एग प्रोटीन होता है उसका कोई नैमुल बदल नहीं है, सही है। तो फिर आपने, क्योंकि हमारा मांस, हम प्रोटीन ही है ना, हमारा मांस, हमारा सब कुछ प्रोटीन है। हम अगर अल्टीमेटली अगर हम सिर्फ प्रोटीन लगाएंगे उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत आपका नेचुरल प्रोटीन ट्रीटमेंट हो जाता है, तो आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप अंडा, एलोवेरा जेल, अगर यही मास्क बालों में लगाएं तो ये भी बहुत अच्छा रहता है बालों के बहुत लिए। इसमें फिर आप सरसों का तेल मिक्स डाल कर दें, लीजिए तो वो आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और वैसे भी अगर बम फटा बाल है और आपके बाल बहुत फ्रिजी हो रहे हैं तो सिर्फ पका हुआ बनाना, सड़ा हुआ नहीं। मैंने अक्सर देखा है लोग जो फेंकने लगते हैं वो चीज़ लगाने लगते हैं। हाँ। ये ना कीजिएगा, पका हुआ बनाना लेके उसको मैश करके उसको बालों में लगाएं, आपके बालों में एक नई जान आएगी। डॉक्टर बिल्किस, कुछ लोगों को बनाना बालों में सूट नहीं करता, उनके बाल मजीद ड्राई हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ है कि उन्होंने एप्लीकेशन सही नहीं की होती? एप्लीकेशन सही नहीं की हुई होती, पका हुआ ज़्यादा होना चाहिए। अगर सूट नहीं करता तो आप बनाना में कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, वो है बंद गोभी। बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है बंद गोभी का एक्सट्रैक्ट जूस। जैसे हम गाजर का जूस निकालते हैं ना, ऐसे आप बंद गोभी का जूस निकालें, उसमें बनाना मिलाएं, उसमें आप जो है ना सरसों का तेल डालें, उसको बीट करें, आप लगाएं, आप देखें अगर आपका बाल गिर भी रहा होगा ना तो इंशाल्लाह उससे रुक जाता है। बंद गोभी भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ई है ना नेचुरल, उससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। सही। अच्छा, और एक और चीज़, जब हम एजिंग की बात कर रहे हैं तो फेस पे तो हमने बात कर ली, बाज़ दफ़ा होता है कि हमारी ये नेक एरिया पे भी बहुत ना झुर्रियाँ टाइप की आ उसके जाती लिए भी है और स्किन हाँ। बहुत पतली हो जाती है यहाँ से। देखिए, जहाँ पे मैं आपको बहुत आसानी से बताती हूँ, जहाँ आपका जो हड्डी वो इसके ऊपर स्किन आई हुई होती ना, तो वो ड्राई ज़्यादा जल्दी होगी और वो ज़्यादा जल्दी जो है ना। अच्छा चलिए फिर इस पे हम बात करेंगे। नहीं, आप यहाँ बात कीजिए कैम पे देख के। अच्छा ठीक है, तो उस पर ज़्यादा जो है ना जल्दी झुर्रियाँ आएंगी। जैसे हमारे नकल्स डार्क भी हो जाएंगे, झुर्रियाँ भी ज़्यादा आ जाएंगी। इसी तरह हमारी गर्दन है, तो आपने इधर भी जो चीज़ें, अब हाँ, ख़वातीन क्या करती, इसी को सब कुछ समझती, इसको नहीं समझती। बाज़ औक़ात तो यहाँ पर वो मेकअप भी जो है ना इसको छोड़ देती है। तो आप समझिए कि आपका फेस यहाँ से यहाँ तक है, जो ट्रीटमेंट होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, नेक तक आप पूरा कवर कीजिए, ठीक है, तो इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ेगा। सही। आप बस ये कोशिश करें कि हम लोग जो भी होता है हम फेस तक लगा लेते हैं कि हमें जॉ लाइन चाहिए, अगर हमें स्किन जो है वो अपनी खिंची हुई टाइट चाहिए तो हम यहाँ तक लगाते हैं, जो हमें बाकी नेक पार्ट को भूल अच्छा, कान को भी भूल जाते हैं ना। हाँ, जब हम कान कोई को भी भी स्क्रबिंग लगाते करते तो हम कान को भूल जाते हैं, मेकअप करते कान पे नहीं लगाते, वो तो अलग फिर से अलग से नजर आ रही होती। तो मैं अपनी बहनों से कहूँगी, अक्सर शादी की तकरीबात में मैं देख रही होती हूँ, अच्छा मैं जो ना उनको साइड पे ले जाके बताती हूँ, इस तरह करें, इस तरह करें, ये अच्छा है ना, सदका ही जारिया, अच्छी चीज़ भी बताना। तो आइंदा याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक करना है, मेकअप करना है तो कान को भी, अगर उसका कलर ऐसा है तो उस पर भी ज़रूर करें। एग्जैक्टली। और अगर आप जो भी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप हल्का सा ब्रश अगर आप अपने फेस पे कर रहे हैं तो वो आप साइड कानों पे भी कर लें, बिकॉज ये भी हमारे जो है वो फेस का हिस्सा होते हैं। अरे वो एग्जैक्टली बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा होता है कि इतना फेस आपका जो है वो लग रहा होता है कि आपका बहुत क्लियर है और यहाँ पे आप नहीं अप्लाई करते। जैसे कि हम मेकअप की बात कर रहे हैं, ऐसे ही आप कोई भी फेस पैक बनाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, कोशिश करें अपने कानों की लॉक, यानी लॉक कहलाते हैं ना ये, आप इस जगह भी लगाएं, नेक पे पूरा यहाँ तक लगाएं, कवर करें कि ये एरिया जो हमारा होता है शोल्डर्स तक का, ये पूरा हमारे चेहरे का एक हिस्सा है और इस पे हमें जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, जितनी तवज्जो हम जो है वो अपने फेस पे देते हैं। इसके अलावा और कुछ डॉक्टर बिल्किस? बस मैं यही सारा जी बिल्कुल यही सब चीज़ें बताने के लिए मैंने वो किया था कि ये जो एक कंप्लीट मैंने फेस पैक बनाना बताया है जो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये भी स्क्रब चलें जी। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। जी हिरा, आप कराची से बात कर रही हैं, बिल्कुल सवाल कीजिए अपने डॉक्टर बिल्किस से। जी, मुझे डॉक्टर बिल्किस को बताना था कि मेरी ना मिसकैरेज की हिस्ट्री है, मतलब दो तीन मेरे मिसकैरेज हो चुके हैं। क्या है? तो अब बेटा आप आस्ते आस्ते बोलें। मेरे 2-3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। मिसकैरेजेस हो चुके हैं जी, ठीक है। तो अभी मैंने थर्ड टाइम मैंने दोबारा कंसीव किया, तो मुझे हाई रिस्क प्रेगनेंसी बताई है। तो इसमें ना मुझे 4th मंथ चल रहा है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो गई है कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं टैबलेट नहीं दे सकती, लेकिन आप किसी तरीके से भी घर के टोटकों से ना किसी तरीके से इस खांसी को सही करें, वरना दोबारा अल्लाह ना करे मिसकैरेज नहीं हो जाए। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं आपको बता देती हूँ, आपने क्या, मुझे थोड़ा बता दें। 4th मंथ मेरा चल रहा है और ना मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है मेरी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है, मैं बता देती हूँ। बिल्कुल हिरा, आपको जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का और हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी साथ खैरियत के साथ जल्द से जल्द जो है वो गोद भरे। आमीन आमीन आमीन। खांसी का इनका जो जी, आपने क्या करना है, अगर आपका शुगर का कोई मसला नहीं है तो आपने लेना है
क्या नाम है अपना, शहद वाला पानी गर्म करके पीते रहना, यहाँ रोक के पीना है। दूसरा बही दाना मिल जाता है मार्केट में, उसको पानी में भिगोएं और वो ले लें। अच्छा, तीसरी चीज़ सुन लें कि ये वाली जो जगह होती है ना ऐसी जो बनी हुई थी, कोई भी आप वैसलीन ले लें, कुछ भी ले लें, अच्छी तरह मसाज करें ये वाली जगह। और पेट, खांसी अक्सर मैदे की वजह से भी होती है, यहाँ पर आप मुल्तानी मिट्टी जो है ना पानी में भिगोएं और यहाँ लेप कर दें, सही है, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा मैदे वाली जगह पर आप देखोगे उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये वाले पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, ये वाला जो है ना पूरा ले लीजिए आप, ये वाला पूरा पॉइंट ले लीजिए, इसको दबाएं, ये अंगूठे वाला पूरा, हाँ, जो पूरा ये, इसको ना अच्छी तरीके से हल्का सा प्रेस करें तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। अगर कॉफ़ी आप पी सकती हैं तो कॉफ़ी में लौंग डालकर कॉफ़ी बनाएं और वो पिएं, वो भी आप सिप रोक के पिएं तो इंशाल्लाह इससे कम। प्रेग्नेंट है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे है तो क्या वो कॉफ़ी ले मैंने सकती है? इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप पी सकते हैं, अगर आपको डॉक्टर ने अलाउ किया है तो फिर आप एक लौंग जो है ना, एक लौंग कॉफ़ी में डालकर पिए, उससे रुक जाएगा। बही दाने से इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा, या शहद और नमक वाला पानी बनाकर पीते हैं उससे फ़र्क पड़ता है, या यहाँ पर आप मसाज करें उससे फ़र्क पड़ता है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस आपका, आपने हमें इतनी अच्छी टिप्स बताई और थैंक यू सो मच तमाम कॉलर्स का, हमारे जो हमें कॉल करते हैं, हमारा शो देखते हैं और हमें अपना फीडबैक देते हैं। थैंक यू सो मच जनाब। वक्त हुआ है इस वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्योंकि खुशबुएं तो मुझे ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं, हम ज्वाइन करें किचन क्वीन में आपको शेफ़ मुनीज़ा के साथ। तो देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। किचन क्वीन ऑलरेडी मौजूद है हमारी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपने क्या सुबह सुबह हम पे जुम के पहाड़ तोड़े हुए मुनीज़ा। मैं स्टूडियो में डॉक्टर बिल्किस से बात कर रही हूँ और क्या खुशबुएं आ रही हैं, आहा हा। और सोचें आज अब क्या बन रहा है। खैर मैं इंट्रो में बता चुकी हूँ आपको, आज बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो खुशबुएं आ रही थी, और ये दिखाएं चिकन जो है वो आप चिकन का बना रही हैं। चिकन का बना रहे हैं हम। चिकन का जो है हमने यखनी बना ली क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, ताकि जल्दी से आपको पूरा प्रोसेस भी हमें दिखाना होता है, तो हमने यखनी जो है बना ली। यखनी को देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, जितना वो ज़्यादा पकती है उतना उसमें फ्लेवर इन्हांस होता है। तो आप बताएं यखनी जब आप बना रही थी इसमें आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड किए? मैंने क्या किया कि हाफ़ के जी चिकन लिए और हाफ़ के जी राइस, ठीक है। हाफ़ के जी चिकन मैंने ऐड की पॉट के अंदर, उसके अंदर मैंने ऐड किया 10 से 15 काली मिर्च साबुत, लौंग लिए मैंने 5 से 6, एक बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची छोटी, और साथ इसके अंदर मैंने ऐड किया 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता और साबुत जो है लहसुन ऐड किया इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने प्याज ऐड करी, उसको थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ऐड किया। इसको मैंने बॉईल करने रख दिया। चिकन आपने थोड़ा जल्दी निकाली नहीं, क्योंकि चिकन को आप बहुत ज़्यादा कुक करेंगे तो वो बिल्कुल ही जो है वो टूट जाएगी। हाँ जी, तो इसलिए आपने चिकन को निकाल देना, स्टॉक को आप पकने नहीं, ताकि जो जितना भी गरम मसाला है, प्याज है, इन सब का अर्क उसमें निकल आए, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया, सॉल्ट हम अब ऐड करेंगे आपके सामने जब हम इसको आगे प्रोसेस में पकाएंगे। ठीक है, अब जो है स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। अच्छा, ये तो बताएं आपका वीकेंड कैसा गुजरा? मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा और मैंने बताया बहुत ही मज़े का गुजरा, क्योंकि एक तो शादी भी थी मेरे घर में तो मैंने वो भी इंजॉय की, और साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच भी जो है हमने शादी में ही देखा और उसको बहुत इंजॉय किया। देखिए, उसके लिए रेसिपी मैंने आपको लास्ट फ्राइडे ही बता दी थी, मीठे की। एडवांस में बता दी थी, एडवांस में बता दी ताकि जब पाकिस्तान मैच जीते तो वीकेंड पे हम जो है वो एंजॉय कर मीठा बना लें और जल्दी से बना लें, ताकि जो है मैच भी देख सकें। पहले ही जो है वो कह दिया था आपने। मैंने पहले ही कह दिया था, वाकई मैंने पहले ताकि मैं आपसे कुछ कहूँ उससे पहले कि आप पहले ही कवर अप कर लें, है ना? ऐसे ही है। अच्छा देखिए, मैंने प्याज 1 ले ली, इसको स्लाइस कर लिया, ऑयल में हम वो ऐड कर रहे हैं, इसको हम प्यारा सा गोल्डन कलर देखें। और हमारे पुलाव का जो कलर है ना, वो इस प्याज के ऊपर जो है रिलाई करता है, इस प्याज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका जो कलर आएगा हमें प्यारा सा गोल्डन कलर देना है। अगर हमने इसको ज़्यादा जला दिया तो समझे हमारे पुलाव का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये हमें इसका जो है अच्छा सा कलर देना है, ठीक है। मुनीज़ा, अगर प्याज आपकी जल रही हो
अक्सर होता है घरों में कि प्याज जब जल रही होती है तो आपको कैसे आप उसको बचा सकते हैं जलने से, या फौरन क्या कर सकते हैं कलर ख़राब ना हो? देखिए, एक तो आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देते तो जो उसका हीट प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जलने के बाद फिर फ़ायदा नहीं होता है। तो इससे बेहतर है कि आप वो डिस्कार्ड कर दें और दूसरी प्याज ब्राउन जी, कर लें, क्योंकि बिल्कुल। वाकई बिल्कुल सही बात कही आपने कि प्याज का कलर जो है वो बहुत रिलाई करता है, पुलाव के कलर जो है वो प्याज पे बहुत रिलाई करता है। जितनी हमारी प्याज डार्क ब्राउन होगी पुलाव का कलर उतना ही डार्क आएगा। डार्क आएगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे सालन वगैरह में भी हम बना रहे थे, ग्रेवीज में भी डिपेंड करता है। अच्छा, पहले ना मुझे समझ नहीं आता था, जब मैं पहले पकाती थी अम्मी पहले कहती थी आज तुमने प्याज जलाई है। लेकिन मम्मा आपको पता कैसे चलता है? फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता, वो ये नहीं बताती थी क्या सीक्रेट है कि जो है किस वजह से, फिर आहिस्ता आहिस्ता कौरमे में अक्सर ये कंप्लेन हो जाती है प्याज जरा सी डार्क ब्राउन हो जाए, कौरमे का कलर जो है वो बेचारे भाई जो है ना हमारे कलर का बिल्कुल ख़राब हो जाता है कौरमे भाई का कलर। हाँ, तो ये चीज़ है। तो वो बड़ा जो है ना उस वक्त मुझे अम्मी के ऊपर हैरत होती थी, क्या अम्मी के पास कोई जादू है जो अम्मी को ये पता चल जाता है। और मेरी अम्मी खाने पकाने में बड़ी वो स्ट्रिक्ट थी एक तरीके से, कि उनको हर चीज़ अभी भी है कि उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। अभी भी मैं जो है जब अम्मी के लिए पका रही होती हूँ जाके, तो अम्मी जो है ना वो कोई ना कोई लाजिम उसमें बताती हैं। देखें अब मुझे ऐसा है, लेकिन मेरी मम्मा सब खाने की इतनी तारीफ करते हैं और आप कुछ ना कुछ बता देती हैं, लेकिन वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। पहले मैं थोड़ा सा वो होती थी, लेकिन अब मैं उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि जब मैं खुद माँ बन गई तो मुझे ये आइडिया हुआ कि माँ बाप कभी औलाद को गलत चीज़ नहीं कहते। और दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लाइफ को लेके कोई भी सबक हो, या मैं कहती हूँ कि सीखने का जो एक अमल है ज़िंदगी में आपकी, वो कभी ख़त्म नहीं होता। हम कुछ अपने छोटे बच्चों से भी सीख सकते हैं। हमें कभी अपने अंदर ये ईगो लेके नहीं आनी चाहिए कि आजकल का बच्चा हमें क्या सिखाएगा। नहीं, वो हमें क्या बेहतर चीज़ सिखा सकते हैं ये हम खुद भी नहीं जानते। तो अपना दिल थोड़ा सा इतना बड़ा रखें, अपनी ईगो को इतना ना अपने ऊपर हावी करें कि आपको सीखने से आप गुरेज करें, आप सीखने से पीछे हो जाएं। यकीन जाने जिस दिन आपको लगेगा ना कि आपने ज़िंदगी में सब कुछ सीख लिया, आपको किसी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन आप समझें कि आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया, आप ख़त्म हो गए। बहुत अच्छी बात करी। इल्म हो, चाहे वो जिस तरह का भी हो, चाहे वो आपकी तरबियत को लेके हो, चाहे वो खाने पकाने को लेके हो, चाहे वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड हो, सीखने के लिए हमेशा जो है ना अपना दिल खोल के रखें कि हम क्या पता आज कुछ नया सीख जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने बहुत अच्छी बात करी कि वाकई हमारे बच्चे भी है ना हमें अक्सर बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और मैं अक्सर, मेरा तो बेटा 6 साल का, तो जब वो कर रहा होता है ना मैं हैरत कर रही होती हूँ यार, मतलब ये कैसे। लेकिन ये वो अल्लाह पाक ने एक वो है कि हम उनसे भी सीखते हैं, तो इसमें कभी भी ऐब नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं बीइंग अ शेफ़, हम भी लर्न कर रहे होते हैं। बहुत सी ख़वातीन जब मैं जा रही होती हूँ किसी के तो थोड़ा सा घबराती कि नहीं यार आप तो शेफ़ है, आप बहुत नहीं यार, आप सब बहुत अच्छा पकाती हैं। मैं सीधी सी बात बोलूँ, ज़रूरी नहीं है, हम लोगों ने चलो स्टडी किया है, लेकिन हर बंदा अपने आप में एक एक्सपर्ट है और सब बहुत अच्छा पकाते हैं। कभी भी अपने आप को डिवैल्यू मत किया करें, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं कि अगर हम अगर कोई एक कुज़ीन अच्छा बनाते हैं तो हम कोई एक ऐसी चीज़, सब्ज़ी या कोई इस तरह के ऐसी रेसिपी अच्छी ना बनाते हों जो आपकी एक ख़ानदान में फ़ेमस रेसिपी हो, हम उसकी रेसिपी आपसे ले सकते हैं। और अगर आप कि कोई रेसिपी ऐसी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। अपने शो के ज़रिए हम चाहेंगे कि बाकी लोगों तक भी वो रेसिपी जो है वो पहुँचे। एग्जैक्टली। अच्छा, प्याज का कलर देखें ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। और आपने एक बात नोट की कि कंटिन्यू मुनीज़ा जो है वो प्याज को स्टर कर रही हैं ताकि वो इवनली कलर आए, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं वाइल कुकिंग, जो इसको हमें बहुत ध्यान से हमें करना चाहिए, जिसका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा वर्दा जो है ना बहुत आराम से, अच्छा मैं तो यूज़ टू ना पकाने की, तो वो मैं वो पॉइंट एलेबोरेट नहीं कर पाती, लेकिन ये बैठ के ना हर चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस कर रही होती हैं और बहुत अच्छे से बता भी रही होती हैं। अक्सर जो है ना मैं बाद में कहती हूँ यार वाकई हम तो यूज़ टू हो गए ना पकाने के, तो हम वो चीज़ें अक्सर नहीं शेयर कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से शेयर कर देती हैं। इन्होंने बड़ा अच्छे से नोटिस करा, देखा ये चम्मच चला रही हैं। नहीं, मैं एज ए व्यूअर देख रही हूँ अभी आपको, और मैं चाहती हूँ तमाम बहनें जो हमारी देख रही हैं, अगर कोई छोटी से छोटी कोई बारीक से बारीक चीज़ भी है तो मैं आपके साथ शेयर करूं। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, खाना पकाना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ साइंस ज़रूर है लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है। आप हर बंदा अच्छे से अच्छा पका सकता है, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आप अगर अपनी लाइफ में सही कर लें तो वो जो है हो जाएगा। देखें आप, मैं चाहूँगी कि आप शॉर्ट दिखाएं इसका। देखें प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुई है और अब इसमें मुनीज़ा जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बस इसको हमने मिक्स करा। ये कितने चम्मच ऐड किया आपने? ये मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करा है इसमें, ठीक है। और अब जो हमने चिकन निकाल ली थी अपने यखनी में से,
वो हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है इसके साथ। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं हमारे। अभी भी आप कलर नोट कीजिए, देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर है प्याज का, और इसी में हम चिकन को भी भूनेंगे ताकि बहुत डार्क कलर ना आए। अच्छा, अब हम जो है सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अभी तक हमने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करा था, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। साथ इसमें जारी है लाल मिर्च, ठीक है, हस्बे जायका सॉल्ट जी, ठीक है। और बस लाल मिर्च गई। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च ऐड नहीं करेंगे हम इसमें। ये यखनी पुलाव का कलर हम वाइट देंगे, थोड़ा सा इसका कलर ना क्योंकि पंजाबी यखनी पुलाव है तो थोड़ा सा पंजाबी यखनी पुलाव है। कलर जो है इसके अंदर आता है। साथ इसके अंदर हम एक मैंने बड़ा टमाटर जो है वो ले लिया, वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं, ठीक है। बस इसको हमने मिक्स करना है और अब इसमें हम हमारी यखनी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसको कुक चलें जी, पहले इसको कुक करते हैं हम, जब तक मुनीज़ा जो है वो चिकन की कर रही हैं भुनाई। आप जाके लीजिए एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं पंजाबी यखनी पुलाव। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब बन रहा है किचन क्वीन में पंजाबी यखनी पुलाव, और सैलड भी देखेंगे कितनी खूबसूरत तरीके से जो है पुलाव के साथ सबसे इम्पोर्टेंट होती है सैलड और रायता तो होना ही चाहिए पहले से। आपने कभी खीरा जो है वो रायते में डिप करके खाया है? बिल्कुल, कितने मजे का लगता है। अच्छा, रेस्टोरेंट्स में ये होता है ना, जब आपके पास रायता और सलाद वो पहले से सर्व कर देते हैं तो वो पहले ही खत्म हो जाता है। अच्छा देखिए, मैं इसमें ना साबुत गोल मिर्चें ऐड करी थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए, ठीक है। बड़ा प्यारा जो पुलाव में वाइट होता है उसके साथ जो ये साबुत गोल मिर्चें आती हैं तो वो बड़ा अच्छा सा कलर आता है, तो ये चीज़ है। और साथ इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। अब पीसीआर से आवाज़ आ गई है, भूख लग रही है, अच्छा पुलाव बनाना। ओए होए आपका मैसेज दे दिया मैंने। ये बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है हमारे लिए। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। इसमें हम यखनी ऐड करेंगे, फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। आपने से पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया अभी, और गोल मिर्चें और साबुत गोल मिर्च, और आपने यखनी ऐड की जी, ठीक है। अब इसमें जल्दी से बॉयल आ जाता है तो हमने ताकि जल्दी से बॉयल आ जाएगा। राइस ऐड कर देना है इसके अंदर, और राइस ऐड करके फिर हम नॉर्मल दम पे रख देंगे 15 मिनट्स के लिए, और हमारा पंजाबी यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार हो जाएगा। साथ में सैलेड बनाएं, रायता बनाएं, और आज लंच में आपने यही बना के खाना है। और मुनीज़ा, मैं चाहूँगी जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया है उनके लिए एक क्विक रिकैप आप रेसिपी का दे दीजिए। सबसे पहले हमने जो है यखनी बनाई, यखनी में हमने आधा किलो चिकन ली है, ठीक है, वो ऐड करी, उसमें लहसुन साबुत ऐड करा, उसमें अदरक 1 इंच का ऐड कर दिया, 2 से 3 लहसुन की जवे आप ऐड कर दें, ठीक है। और इसमें डाली हमने काली मिर्चें 10 से 12, इसके अंदर मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ऐड करी, और इसके अंदर 1 लार्ज प्याज ऐड करी, और उसको जो है हमने यखनी जो है हमने चढ़ा दी। नमक हमने ऐड नहीं करा था, ठीक है। ये देखिए हमारा बॉयल भी आ गया है। अब हम इसके अंदर राइस ऐड कर देते हैं हमारे, और आधा किलो राइस है आपके, और आधा किलो ही चिकन है हमारी, ठीक है। राइस को आपने नॉर्मली जैसे हम सोक करते हैं उसी तरीके से कर दिया, करके सोक कर लिया, बिल्कुल। अच्छा, आप सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं, बासमती, जो आपको पसंद हो वो ऐड करें। मेरा ये कहना है कि आप जो है जब भी बिरयानी या पुलाव बनाते हैं तो कोशिश करा करें अच्छे राइस ऐड करा करें, अच्छी क्वालिटी वाले, तो उससे क्या होता है कि जो है आपका बिरयानी और पुलाव बड़े अच्छा बनता है। सही। अब इसको आप लिड ढक देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो जायफल का पाउडर ऐड कर रहे हैं इसको अच्छी सी खुशबू देने के लिए, और इसके ऊपर जा रहा है जावित्री का पाउडर। एक पिंच ऐड करिए, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो उसको बिटर टेस्ट दे देगा, ठीक है, कड़वा टेस्ट दे देगा। बस इसको हम रख देंगे दम पे, थोड़ा सा एक बॉयल आ जाए हाई फ्लेम पे, फिर हम फ्लेम इसकी हल्की करके, और ये हमारा दम पे रहेगा 10 to 15 मिनट्स के लिए। दैट्स इट। फिर हमारा यखनी पुलाव हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। ओके मुनीज़ा, अक्सर होता है कि चावल टूट जाते हैं या खिले खिले नहीं पकते पुलाव में, रीज़न क्या होता है इसका? हम उसको बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देते। एक तो जब हम राइस हम वॉश करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा उसको जो है समझे, मैंने अक्सर लोगों को देखा है राइस को यूँ ले लेके मांझ रहे होते हैं वो, ताकि उसके वो जो है आप उसको जो है पानी से वॉश करते हैं, बहुत प्यार से इस तरीके से हाथ से उसको आपने मूव करना है राइस को, और उसको वॉश करते वक्त जब तक आपका पानी साफ़ ना हो जाए आप तब तक वॉश करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसके साथ मुशक्क़त नहीं करनी। उसके बाद आपने उसको सोक करने के लिए रख दिया, आपके राइस पे डिपेंड करता है आप कौन सा राइस यूज़ कर
कर रहे हैं उस हिसाब से आपने सोकिंग आवर्स उसको देने हैं, ठीक है। अगर सेला है तो आपने 2 घंटे लाजिम उसको जो है सोक करना है। उसके बाद आप जब हम पका रहे होते हैं तो हम पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, उससे हमारा राइस ओवर कुक हो जाता है और उससे भी जो है हमारा चावल टूटता है। अक्सर हम बिरयानी में क्या करते हैं कि हमने बिरयानी की राइस बॉईल करें और उसके बाद हम स्ट्रेनर में डालते हैं उसको और छोड़ देते हैं, तो जो ऊपर का चावल जो होता है ना वो हमारा जल्दी ठंडा हो जाता है तो वो नहीं कुक होता, लेकिन जो नीचे जो हमारा चावल होता है उसमें कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है हीट की वजह से। तो वो आप अक्सर नोट करें कि आपके स्ट्रेनर में जो नीचे चावल होते हैं वो बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं और टूट रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि उसको कोई बड़ी सी ट्रे ले लें, या यूजुअली हम लोग क्या करते हैं रेस्टोरेंट या होटल में हम उसको स्लिप के ऊपर फैला देते हैं, स्लिप को अच्छे से साफ करके हमारा जो काउंटर होता है किचन उस पर हम फैला देते हैं। अदरवाइज़ आप ट्रे ले लें, ट्रे को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करें, उसके ऊपर आप अपने चावल फैला दें और उसको बिल्कुल ठंडा कर दें। बीच में हम अक्सर होल्स भी कर देते हैं ताकि वो जल्दी से जो है ठंडे हो जाए। तो आप तब नोट करिएगा, अगर आप इस तरह करें आप उसके बाद नोट करिएगा आपके चावल कभी भी टूटेंगे नहीं, ठीक है। देखिए इसमें हमारा बॉयल आ गया है, हल्का सा हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और दैट्स इट। अच्छा, ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना है, आप देखें। हाँ अच्छा जी, इसको हम दम पे अब रख देते हैं, ठीक है, दम पे, ठीक है जी। हम स्लो फ्लेम पे थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। अब ये आपके अपने ऊपर है, बहुत से लोग कट लगा के भी ऐड करते हैं कि वो स्पाइस उसके अंदर आ जाए, वो आपके अपना हाँ फ्लेवर भी आ जाए, लेकिन इस तरीके से भी इसका अरोमा आ जाता है हरी मिर्चों का, फिर मिर्चों की तेज़ी भी उसमें हो जाती है शामिल ना। मैं अच्छा एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगी मुनीज़ा, आपको याद होगा कि 4 से 5 दिन पहले मुझे बोलने में बड़ा एक प्रॉब्लम हो रही थी, मैं कुछ अल्फाज भी चबा के बोल रही थी क्योंकि कट लग जाता है हमारे गाल पे और बिल्कुल पीछे की तरफ लगता है, जो अक्सर आपकी मैं कहूँगी दांत में नहीं, ये दाढ़ होती है ना आपकी, वहाँ आ जाता है। और यकीन जाने कि आप जब बार बार बात करते हैं, मैंने इतनी जेल्स लगाई, ज़ख़म हो जाता है क्योंकि वो मुस्तकिल आ रहा होता है। एक छोटी सी टिप है मैं शेयर करना चाहूँगी, मैंने अप्लाई की तो मुझे बहुत जल्दी फ़ायदा हुआ। या तो आप नारियल जो मिलता है नॉर्मल, आप वो खा लीजिए, इसी साइड से खाइए ताकि उसका जो जूस है वो आपकी ज़ख़म पे लगे, वो बहुत जल्दी हील करता है। या फिर अगर कुछ ना मिले, सरसों के तेल की आप जो है वो दिन में 2 से 3 बार जो है वो कुल्ली कीजिए। अच्छा, इंस्टेंट रिजल्ट आता है, यकीन कीजिए। आज मैं थोड़ा सा जो बात सही से कर रही हूँ ना, वरना परसों तरसों तक तो मैं आपको बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत तकलीफ हुई थी, मैं बात करते करते मैं अटक रही थी, यानी कि मैं सही तलफ़ुज़ की अदायगी नहीं कर पा रही थी, वो इसी वजह से था क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो एक अच्छी है सदका जारिया भी है, कोई अच्छी चीज़ शेयर करना। मैं ऐड करना चाहूँगी इसके साथ कि अगर माउथ अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं तो हम वो एक कच्ची लस्सी आपने सुना होगा, वो भी जो है आप इनटेक करें, उससे भी जो है आपका काफ़ी जल्दी हील हो जाता है। या जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है, हम लोग पानी जो है कम पी रहे होते हैं तो हमें अक्सर जो है बहुत ज़्यादा शिकायत होती है यूटीआई की, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह की। तो आप जो है उसमें क्या करें कि आपने 1 गिलास दूध या थोड़ा सा दूध ले लिया और उसमें 2 से 3 गिलास आपने पानी ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हैं उसको थोड़ा सा मीठा करना तो मीठा कर ले, कोई भी चीज़ ऐड करके, अदरवाइज आप उसको ऐसे ही इनटेक करें। नमकीन भी पी सकते हैं, नमकीन भी पी सकते हैं ऐड करके, बिल्कुल। और कुछ लोग झारा भी कहते हैं इसको, हाँ झारा भी कहा जाता है। वो यकीन करें वो मैं कहती हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद होता है, उससे हमारे जो स्टमक के इश्यूज होते हैं हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सारे हमारे हल हो जाते हैं। जब आपके मुंह में छाले हो रहे होते हैं या आपको बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, या फिर अक्सर उन लोगों को जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, उनके लिए बहुत बेहतरीन है ये। मैं आपसे कहूँगी कि शर्तिया है, आप ट्राई कीजिए रेगुलर। अगर आपको जो है गर्मियाँ चल रही हैं और आपको एसिडिटी का इशू रहता है तो आप 1 महीने तक निहार मुँह रोज़ाना ये कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो है आपको शिफा होगा इंशाअल्लाह। और आपने फिर हमें दुआ देनी है तो अच्छा जी, अब ये देखें दम पे भी आ रहा है। नहीं, अब नहीं, वो दम हमारा ख़राब हो जाएगा, दम टूट जाएगा। ये दम टूटता कैसे है, मुझे ये बताएं कि अक्सर हम कहते हैं नहीं ढक्कन नहीं खोला दम टूट जाएगा। वो ये होता है कि देखिए हीट उसमें जमा हो जाती है और जब हम हटाते हैं लेट तो वो सारी हीट फ़ौरन बाहर निकल जाती है, तो एक प्रोसेस में जो है ना रुकावट आ जाती है। इसी तरीके से जब हम बेकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम केक्स में क्या करते हैं, हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, हमने केक बनाया है, केक बार बार खोल के अवन को खोलते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा केक राइज होके बैठ जाता है या तो हमारा केक हार्ड हो जाता है। तो ये 2-3 रीज़न जब आप लोग आते हैं ना मेरे पास, जब मेरे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनसे सवाल करते हैं, कहती हूँ थोड़ा तहम्मुल रखा करो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में भी, खाना पकाने में भी, बेकिंग में हर चीज़ में, ठीक है। तो आप अपने आप के अंदर पेशेंस पैदा करें और उसको केक भी जब बना रहे हैं तो 20 मिनट्स तक तो आपने अवन को खोलना ही नहीं है,
ठीक है। एक तो टेम्परेचर्स फॉलो करा करें, उसको प्री हीट करा करें, और उसके बाद आपने अगर खोला भी तो थोड़ा सा खोल के देख लिया, या लाइट ऑन करके अंदर से देख लिया, या मोबाइल की लाइट मार के देख लिया। लाइट हीट मुंह पे पड़ती है कि यूँ हम ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो है ना थोड़ी एक्साइटमेंट हमें बहुत ज़्यादा होती है केक्स के मामले में, स्पेशली बच्चे जब साथ हो ना आपके घर में, तो 5 से 6 दफ़ा ओवन खुलना ही खुलना वही है। होता है, मम्मा बन गए केक, मम्मा बन गए कब केक, ये बड़ा होता है बच्चों का। मैं फिर वही रिपीट करूंगी बात कि पेशेंस, तहम्मुल, सब्र, बहुत तहम्मुल ज़रूरी जो है। है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि स्टार्ट से अगर हमारा शो देखें तो वजाहत साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था कि ये आपको जितनी कहते हैं ना जज्बाती लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, जो नहीं फैसले भी जज्बाती तरीके से लेते हैं, ये भी आपकी एजिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मसले करता है। फेस पे फ़ौरन एजिंग आ जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत तहम्मुल से आप काम लें। डॉक्टर बिल्कीस ने इतनी अच्छी बात कही थी कि सोल्यूशन की तरफ जाएं, जो हो गया वो हो गया, उसके बारे में गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, पूरा दिन अपना मूड ख़राब रखना, ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान पहुंचा रही बिल्कुल होती ऐसे है ही है। अंदर से, लेकिन हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। हमें लगता है कि हम एक नेचुरल प्रोसेस है, गुस्सा आ रहा है, हमें मूड ख़राब है, लेकिन नहीं, आप अंदर से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, हो गई ना, अब तो हो गई, अब उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, हम सॉल्यूशन की तरफ वो जा सोच सकते हैं। हैं। अगर टूट गया तो ठीक है, अब हमें अगर उसको सही करना है तो हम फ़ौरन उसके ऑल्टरनेटिव पे क्या जा सकते हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और इससे जो है वो आपकी एजिंग जो है वो आपके फेस पे नहीं छलकेगी। आप कहाँ तक देखिए हम पहुंचा कितना पुलाव? पेशेंस पुलाव के लिए लेके बैठे ना, खड़े थे ना, Patience। पेशेंस। मेरा पेशेंस बस हो गए नहीं मेरे। अभी हो रहा है, हम देख रहे हैं इसको, नज़र अच्छा आ रहा जी, है हमें ऊपर नज़र से, आ अभी रहा हुआ है। नहीं है ये, जैसे ही होता है हम इसको डिश आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और जब खुशबू खास तौर पे आपको पिछले 3-2 सेगमेंट से आ रही हूँ कि यखनी मुस्तकिल बन रही है, और फिर आपको नाश्ता भी किया हो, तब भी आपको ना दिल चाहता है कि भूख बस आप लगना, खा अच्छा लें। पुलाव और बिरयानी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें ना भी भूख हो ना तो लग जाती है। आप पुलाव लवर हैं, बिरयानी लवर है? बिरयानी वो भी स्पाइसी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ बिरयानी और हलीम जो है वो स्पाइसी होना चाहिए। स्पाइसी होना और जो लोग बोलते हैं ना मिर्ची लग रही है इसमें बिरयानी में, मैं कहती हूँ खुदारा मेरे सामने ना किया करें। मैंने वो छुपा लिया। मैं ज़्यादा तेज़ मिर्ची पसंद नहीं करती। आप लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं है, आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या बनाना सीखना चाहते हैं, आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं, ताकि हम आपको बनाना सिखाएं और मुनीज़ा से हम वो कहें कि वो मुनीज़ा बनाएं। या फिर कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो डिज़र्ट हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो बेकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, कोई ऐसी रेसिपी, या फिर ऐसी कोई रेसिपी जो सर्दियों से रिलेटेड हो, जो आप अच्छी बनाते हो और आप चाहते हो कि हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो हम दूसरों तक पहुंचाएं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें कॉल कीजिए, नंबर जो है वो नीचे चल रहा होगा स्क्रीन पे, और अब बस दिखा दें आप मुनीज़ा, दिखा मेरे दूं मैं? ख्याल से दिखा दें, एक दफ़ा दम तोड़ के हम दिखा दें। वाह, अच्छा खुशबू कितनी अच्छी इसमें से जो है वो निकल के आई है, लेकिन अभी भी देखें आपको देखिए, वाटर पानी नज़र है। आ रहा होगा, तो सही। बिल्कुल। अच्छा, और कलर भी देखिए, आपने नोट किया कि प्याज का कलर जो है वो कितना लाइट गोल्डन ब्राउन था, इस वजह से चावलों का कलर जो है वो कितना अच्छा आया खिला है। खिला सा भी चावल और प्यारा सा लग रहा है और खूबसूरत सा कलर आया हुआ है इसका। अच्छा आप देखिए बटन चिलीज कितनी अच्छी लग रही है इसमें, जब हम डिश आउट Exactly। करेंगे तो बहुत प्यारी लगेगी। बहुत डिश आउट लगूंगी। साबुत लाल गोल मिर्च, और जनाब ये लंच जो है ये पहुंच जाना चाहिए ऊपर हमारे ऑफिस में ही। हमारा लंच जो है वो तैयार हो चुका है। तैयार तो हो जनाब गया। फिर अगले सेगमेंट पे हम बात करेंगे, जो हमारा सेगमेंट है दिल की बात। उसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज एक तल्ख हकीकत का मुझे जवाब चाहिए होगा आप लोगों से, जो कि हमारे माशरे में हम हर जगह हमें देखने को मिलता है, लेकिन हम उसको रोक नहीं पाते, हम उस पर सवाल नहीं उठा पाते। मुनीज़ा, अक्सर ऐसा होता है कि आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि फ़र्क बहुत किया जाता है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। अगर वो बेटी है तो उसको कहते हैं कि भाई आप पहले, अब बेटे के लिए अलग से अच्छी चीज़ें निकाल दी जाती हैं, फिर कहा जाता है कि बाकी घर वाले खा लें। तो इस चीज़ पे मैं आपसे सवाल उठाऊंगा, मुझे जवाब चाहिए कि ऐसा हम क्यों करते हैं। हम खुद भी तो एक बेटी हैं, हम खुद भी तो एक औरत हैं, हमने ही तो बेटों को जन्म दिया है, तो फिर हमें खुद औरत एक बेटी होकर हम अपनी बेटियों के साथ कैसे फ़र्क कर सकते हैं, अपनी बहू बेटियों के साथ कैसे कर सकते हैं। हम भी तो बहू थे। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे आपसे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग।
वेलकम बैक जनाब। हम सेगमेंट कर रहे हैं दिल की बात, इसके बारे में सुबह से मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं या आप मेरी बात का जवाब देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लाइव कॉल करके बताइएगा। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर ज़हरा हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और साथ ही हमारे साथ हैं आफ्ताब शाह, जो कि मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, मैं आप दोनों से सवाल करूंगी। पहली बात तो ये है, हम अपने घरों में ही, अपने रिश्तों में ही फ़र्क कर देते हैं। अगर एक शख्स ज़्यादा कमा रहा है, एक ही घर के दो अफराद, एक ज़्यादा इनकम है जिसकी दूसरे की 3 इनकम नहीं है, तो उसमें फ़र्क किया जाता है कि जो ज़्यादा कमाता है उसकी हर बात पे लब्बैक कहा जाता है और दूसरे को झिड़का जाता है या उसकी बात को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। और साथ साथ उनकी बीवियों को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है। घर में वो ज़्यादातर काम उनसे करवाया जाता है, उनको ताने सुनाए जाते हैं, उनको अगर वो छोटे घर से हैं यानी कि किसी गरीब घर से हैं तो उनको बातें सुनाई जाती हैं। तो ये भी क्या है, एक डोमेस्टिक वायलेंस के ज़िम्मे में ही आता है कि आप मुस्तकिल चलते फिरते उठते बैठते जो है वो बीवी को ताने दे रहे हैं, बातें सुना रहे हैं। और बच्चों की साइकोलॉजिकली इस पे उनको क्या इशू होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो आई थिंक मैं एक डिफरेंस और डिस्टिंक्शन यह बताना चाहूँगी डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोमेस्टिक अब्यूज़ में। तो डोमेस्टिक अब्यूज़ जो होती है यानी कि उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह फाइनेंशियल अब्यूज़ आती है, यानी माली या हालात अगर आपके इतने अच्छे से नहीं हैं तो उसकी वजह से आपके ऊपर ताने आपको दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा जो होती है चीटिंग, जो होती है बेवफाई करना, दैट इज़ ऑल्सो एक फॉर्म है डोमेस्टिक अब्यूज़ का। उसके अलावा इमोशनल अब्यूज़ भी ये चीज़ में आता है। वायलेंस में जब हम आते हैं तो वायलेंस में हमारे दिमाग में आता है तशद्दुद। तो तशद्दुद जो होता है वो हमारी जो जनरल टर्म है डोमेस्टिक वायलेंस का, हम उसके लिए स्पेसिफिकली तब यूज़ करते हैं जब हमारे मार पिटाई हो रही हो, हाथ उठाया जा जी रहा जी हो। हाथ उठाया जा रहा हो। तो उसमें मैं ये नहीं बोलूँगी जो आपने सिनेरियो दिया वो बहुत एक कहते हैं अमूमन घरों में होता है, देखा जाता है, बट उसको मैं डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं एज सच डालूँगी अनलेस वायलेंस होती है, असॉल्ट होता है। उसको मैं अब्यूज़ में डालूँगी। और अब्यूज़ से अगर आगे बढ़ के वो वायलेंस में चला जाता है, हो जाता है, तो देन इट्स समथिंग डिफरेंट। आफ्ताब, मैं आपसे बात करूं क्योंकि आप जो है मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हैं, तो मुझे बताइए कि ये जो मैंने सिनेरियो आपको बताया है सारा, ये आपकी एक मेंटल हेल्थ पे कितना दबाव डालता है? पहले तो जैसे मैं उसको कंटिन्यू करूँगा जो ज़ाहिरा कह रही थी, डोमेस्टिक वायलेंस की सेटिंग में आता कौन कौन है ये भी बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक सेटिंग में कोई भी लोग आ गए, बच्चे हो गए, बीवी हो गई, या जैसे आप बोल रही थी, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप कलेक्टिव फैमिली की बात कर रही थी, जिसमें भाई साहब, कलेक्टिव फैमिली मतलब कि एक जॉइंट फैमिली जिसमें सारे रह रहे हैं। तो जो भी लोग जिनके साथ भी अगर के कोई अब्यूज़ हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, उस डोमेस्टिक सेटिंग में रह रहे हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ुमरे के अंदर ही आता है। मैं इसको सिर्फ डिफ़ाइन करूँगा डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2013 के अंदर ही। तो उन्होंने ये डिस्टिंक्शन वायलेंस और अब्यूज़ की नहीं है, और इन्होंने साइकोलॉजिकल अब्यूज़ को भी उसी के अंदर ज़ुमरे के अंदर ही डाल दिया। तो आसानी के लिए जो मेंटल हेल्थ पे बच्चों को अफेक्ट पड़ता है, आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बात की है, वो ट्रॉमा के तौर पर ही पड़ता है कि जैसे कि बच्चे के सामने अगर के वायलेंस होता है या अब्यूज़ देखता है तो वो एक जनरेशनल साइकिल होता है। और उस साइकिल मतलब कि समझें कि अगर कभी भी आप एक मर्द को एग्रेसिव होते हुए देख रहे हैं, देन ट्राई टू ट्रेस इट बैक कि ये आ कहाँ से रहा है। तो वो वालिदैन को देख कर ही सीखता है। और अगर के बच्चा जब ये चीज़ें देखता है तो वो भूलता नहीं है, उसके जहन में वो जहन नशीन हो जाती हैं, बिल्कुल नक्श हो जाती हैं, और बचपन से वो देखता है कि ये चीज़ें हो रही होती हैं और वो नॉर्मलाइज़ कर देता है अपने लिए। तो वो नॉर्मलाइज़ करता है, जब उसकी शादी होती है, जब उसके बच्चे होते हैं, उसका वही रवैया होता है जो अब वो देखता है कि उसके अब्बा का रवैया उसकी अम्मी के साथ था। तो ये चीज़ें एक जगह पर ख़त्म नहीं होती हैं, और वो फिर जनरेशनल साइकिल थेरेपिस्ट ही तोड़ देता है या डॉक्टर्स तोड़ते हैं कि जब उनके पास जाते हैं वो आपको दे मेक सेंस फॉर यू कि ये हो क्यों रहा है और आप ऐसा सोच क्यों रहे हैं। फिर आपको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। Definitely। आफ्ताब, मुझे बताइए कि इसमें माँ बाप का कितना अहम किरदार होता है, क्योंकि शादी से पहले अगर हम बात करें तो हमारे सारे बच्चे बराबर होते हैं। माँ के लिए ख़ास तौर पे चाहे वो 2 बेटे हों, 3 बेटे हों, बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जहाँ दोनों बेटों की शादी हुई तो एक बच्चे में फ़र्क आ जाता है और दूसरे बेटे में भी फ़र्क आ जाता है?
फेवरेटिज्म हो जाता है कहीं ना कहीं, या फिर लाड ज़्यादा आ जाता है, या फिर अगर वो बहू मेरी पसंद की नहीं आई, वो अपने पसंद की शादी करके लाई है तो उसमें फ़र्क आ जाता है। तो इससे घरेलू माहौल पे क्या असर पड़ता है? जो आज मर्द हजरात हैं, हम अक्सर उन बेचारों को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों में मर्द हजरात भी पिसते हैं, और कभी कभी तो वो ऐसे फेडअप हो जाते हैं कि वो अपनी बीवियों पे हाथ भी उठाते हैं। तो फिर अगेन वही घूम फिर के इन सब चीज़ों को हम डोमेस्टिक वायलेंस पे लेके आते हैं। इसको ये ऑब्वियसली इसको मैं इस चीज़ को ऐसे ही देखूंगा कि लोग हमारे साइकोलॉजिकल अब्यूज़ को, या जैसे कि हम ये कहेंगे कि ज़हनी तशद्दुद या ज़हनी ज़्यादती, हम उसको ज़्यादा तरजीह नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते। और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ काफ़ी हद तक फ़ीमेल्स एक दूसरे के साथ करती हैं और उनको अंदाज़ा नहीं होता है, इन द फॉर्म ऑफ इवन जेलसी या ताने देना एक दूसरे को। ताना देना इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रेशन, गुस्सा है। आप गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हो बगैर गुस्सा ज़ाहिर किए, तो आप तंज इस्तेमाल कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, वो भी एक फॉर्म है गुस्से का। एक दूसरे के साथ इनकम के ऊपर एक दूसरे का कंपेयर करना, दूसरों को एक पॉइंट मार देना घर के अंदर ही, वो एक ये सब थ्रेट करना, धमकियाँ देना, ये जितनी भी माइंड गेम्स खेलना, साइकोलॉजिस्ट बन जाना, ये सारी चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के ज़ुमरे में आती हैं। जो हमें लग रहा होता है कि मैंने कुछ किया थोड़ी है, जो हल्की सी शरारत ही है, लेकिन हल्की शरारत उस अगले इंसान को जो तकलीफ़ पहुंचा रही है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और फिर वो उस चीज़ के अंदर चला जाता है कि एक स्टॉर्म उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये मैं मेरे अंदर कोई कमतरी है। जो हम कॉम्प्लेक्सेस की बात पिछले हम एक शो पे बात कर रहे थे, वो पैदा हो जाते हैं, सेल्फ डाउट पैदा हो जाते हैं। तो आपको पता नहीं होता कि बचपन में इंसान का एक्सपोजर कैसा रहा है, और आपने कोई ऐसी बात कह दी है जो उस चीज़ ने उसको छेड़ दिया है, और उसकी बचपन की मेमोरी कोई सामने आ गई है, तो इंसान परेशान हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा, कभी भी अगर डोमेस्टिक सेटिंग में ज़्यादा फैमिलीज़ रह रही हैं एक साथ, एक दूसरे का लिहाज करें। आप सबको पता है एक दूसरे के ट्रिगर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। कौन सी चीज़ आप बोलेंगे कि आपके भाई को गुस्सा आएगा, आपके बेटे को गुस्सा आएगा, या आपकी बहू को गुस्सा आएगा, उन चीज़ों से गुरेज करें, एक दूसरे का ख्याल करें, कंपैशन शो करना है, एम्पैथी शो करनी है, बनिस्बत ये कि बराबरी करनी है, एक दूसरे को कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, और तल कलामी में गुस्सा निकालना है, और पैसिव एग्रेशन। और जॉइंट फैमिली के तो मतलब ही यही है कि एक दूसरे को कवर अप करना, एक दूसरे को जोड़ के रखना, साथ रहना, ना कि आपने एक दूसरे को जो है वो टॉन्ट के ज़रिए या फिर फाइनेंशियल उसकी इनकम देख के उसके ज़रिए आपने उसको डिमोरलाइज करना, डिमोटिवेट करना है। डॉक्टर ज़हरा, मैं आपसे पूछूंगी, बीइंग अ लेडी एंड बीइंग अ फीमेल ऑल्सो, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है? हम खुद एक औरत हैं, हम खुद एक बेटी हैं, हम खुद क्यों, जो आजकल हमारे ये सोसाइटी का एक बहुत ही कड़वा सच है, बेटियों में फ़र्क करती हैं। बहू और बेटी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बेटी को जो है अगर एक बेड पे बिठा के रखेंगे सोफे से, वो काऊ से नीचे ना होता, तो वहीं बहू, तुम बहू हो, ये तुम्हारा काम है पूरे घर को संभालना, तुम बहू हो, तुम्हें ये करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। क्यों फ़र्ज़ कह के नई नवेली दुल्हन, वो बेचारी जैसे आपकी बच्ची होती है, वो भी नई बच्ची ही होती है, उसके लिए भी जिम्मेदारियाँ घर को टाइम लेता है संभालने में। आप क्यों चाहते हैं कि एक हफ्ते में वो जो है वो सुपर वुमन बन जाए आपकी तरह, जो आपने 15 साल में कहीं सीखा हो? तो ऐसा क्यों होता है? ख़वातीन ही, एक औरत ही क्यों एक औरत को जो है वो ताने देती है, चाहे वो दहेज के ऊपर हो, चाहे वो उसके काम के ऊपर है? वो ही क्यों नहीं सोच पाती कि वो खुद भी तो एक बहू थी पहले? इन तमाम बातों की मैं आपसे जवाबात की जो है मैं आपसे लूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट दिल की बात। ब्रेक पे जाने से पहले मैं डॉक्टर ज़हरा से एक सवाल किया था जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा था, लेकिन वो एक, मैं कहूँगी, बुनियादी वजह है किसी भी घर में इश्यूज़ की। आप मुझे बताइए उसका क्या आपका सवाल ये था कि ख़वातीन ही क्यों अपनी बहुओं के साथ ऐसा रवैया रखती हैं। एंड आई फील जिस तरह आफ्ताब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया दैट इट इज़ समथिंग लाइक एक जनरेशनल, जो आप अपने जो ख़वातीन जब बहू बन के आती हैं, उन्होंने अपनी सास का जो रवैया देखा होता है, तो वही चीज़ कंडीशन हो जाती है, वही चीज़ सीख लेती हैं कि ये शायद नॉर्मल है, यही वैल्यूज़ हैं, यही हमारा कल्चर है, तो हम अपनी बहुओं के साथ, वो जब हमारी बहुएँ आएंगी तो हमें भी यही करना चाहिए। तो ये कंडीशनिंग क्यों? क्योंकि आप या तो ये करें कि अगर मैंने ये बुरा वक्त देखा है तो मैं आगे से ना करूँ, कि उनको पता होगा वो तकलीफ से गुजर चुकी होती हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है? एक देयर समथिंग कॉल्ड, एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। ट्रॉमा जब आपको होता है तो उससे कुछ लोगों की ग्रोथ होती है, वो उससे
उभरते हैं, निखरते हैं और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और फैक्टर्स होते हैं। कोई एक मेंटोर होता है, या कोई जिस तरह अब हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास काउंसलर्स हैं, हमारे पास साइकाइट्रिस्ट हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि आप इस चीज़ से इस तरह उभर सकते हैं, निकल सकते हैं। कुछ लोगों के पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो वो अपने ट्रॉमा से उभर ही नहीं पाते। इंस्टेड देयर ट्रॉमा टेक्स उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, एंड वो इम्पैक्ट उनके साथ रहता है। फिर वो बिटर हो जाते हैं उस चीज़ की वजह से, जिस तरह कहते हैं कंडीशनड हो जाते हैं कि नहीं, शायद अगर मेरे साथ ये चीज़ हुआ है तो मैं दूसरे के साथ क्यों ना करूँ। आप अक्सर ये चीज़ सुनती भी होंगी, देखती भी होंगी कि जो मदर इन लॉज होती हैं, मदर्स इन लॉ, वो अक्सर ये बात बोलती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हाँ। तो तुम्हें भी ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी, या तुम्हें भी ये चीज़ सहनी पड़ेगी। वो एम्पैथी, इवन अगर उनको पता भी होता है कहीं ना कहीं वो गलत कर रही है, एम्पैथी जो होती है, वो जो कंपैशन होता है, वो रिलेटेबिलिटी, एम्पैथी का मतलब होता है रिलेट करना कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ, इसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, मैं भी उससे गुजरी। वो चीज़ आ नहीं पाती क्योंकि आप इतना कंडीशन हो चुके होते हैं उस चीज़ के लिए। यू नीड टू सिट विद योर सेल्फ। कभी कभी उम्र बहुत पुख्ता हो जाती है तो आप वो आदतें ब्रेक भी नहीं कर सकते अपने अंदर। तो क्या ये भी एक बीमारी है? जी बिल्कुल, ये इन अ फॉर्म ऑफ ट्रॉमा ही है। जिस तरह आपने बोला, इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर ही आएगा कि आपने इतना अरसा एक ट्रॉमा से उससे गुजरे और उसके बाद इट बिकेम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत का एक वो हिस्सा बन गया। उसके लिए हम किसी भी एज पे ये कर सकते हैं। यू कैन, आपको थेरेपी आप ले सकते हैं। अगर आप थेरेपी नहीं भी ले सकते, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम, एक अच्छा स्पाउस, एक अच्छा पार्टनर जो आपको बता सके कि देखिए यहाँ पे आप गलत हैं, लेकिन अच्छे तरीके से। यू नो, आई थिंक हमारी बहू आई है, आई नो आपके साथ ये बुरा हुआ था, आई नो मेरी वालदा ने शायद आपके साथ गलत किया, लेकिन अब हमें हमारे बच्चों की खुशी देखनी चाहिए। उसको रहने दें, छोड़ दें, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ख़ुद उनको बैठ के बताना, उनके साथ यू नो जॉग डाउन करना, कहते हैं ना मेमोरी लेन में, इन रेट्रोस्पेक्ट जाके देखना, पुरानी यादें ताज़ा करना इन अ वे जो उनके लिए ज़्यादा अब्रेसिव ना हो, उनके दिल को भी तकलीफ़ ना हो। दिल को भी नहीं हर्ट। इस एक चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें जो मर्दों का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि दे नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर देयर वाइफ। आपने शादी की है, आप एक, और एम्पैथी का तकाजा जैसे ज़ारा कह रही थी, वो ये कहता है कि अगर एक इंसान दूसरे घर से उठ के आपके घर में आ रहा है तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। उसके साथ अगर ज़्यादती हो रही है साइकोलॉजिकली, उसको अगर ताने दिए जा रहे हैं, उसको फाइनेंशियली अब्यूज़ किया जा रहा है, कोई और अगर तंग कर रहा है, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए उसके लिए। उसमें फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए और एक कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाती है। तो वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर देखा जाए कि दो लोगों ने शादी करके पूरी ज़िंदगी साथ में गुजारनी है तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे का साथ देना है मुश्किल वक्त में। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वेयर यू आर टेकिंग अ स्टैंड, तो वो औरत को याद होता है कि मेरा शौहर मेरे लिए खड़ा हुआ है। एग्जैक्टली अच्छा, आपकी बात तो कंटिन्यू करूँगी आफ्ताब कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें स्टैंड लेना चाहिए, मर्द हजरात को स्पेशली। लेकिन फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि अभी शादी हुई है और बीवी का ग़ुलाम हो गया, जोरू का ग़ुलाम वाला फैक्टर जो हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है, उससे फिर घर में जो है वो फसादात होना शुरू हो जाते हैं। माँ जो है वो सही तरीके से बात नहीं करती, बहनें सही तरीके से भाई से बात नहीं कर रही होती। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मर्द इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं घर के इस माहौल से कि वो बीवियों पे हाथ भी उठाने लगते हैं, क्योंकि माँ बहन पे तो ज़ोर चलता नहीं है, रह दे के बीवी पे ज़ोर चलता है, तो फिर आप हाथ भी उठाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, इस चीज़ से कैसे निकला जाए? हमारे जो मुआशरे में कुछ बुरी चीज़ें भी हमारे साथ हैं, वो ये है कि जिसको हम मिसोजिनी कहते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि औरत जो है हमसे कमतर है। ये मर्द हजरात जो ये सोचते हैं कि औरत हमसे कमतर है किसी तरीके से, उनके अंदर ये जहन में ये बात बैठ जाती है कि अगर कि ये शख्स जो आ रहा है मेरे पास, उसको अगर कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये मर्द हजरात आपस में भी जो बात करते हैं, जो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्सेप्ट भी रंग मुरीद कहते हैं, बहुत ही बुरे तरीके से लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो इसी वजह से किया जाता है कि जो मिसोजिनिस्टिक मर्द हजरात होते हैं वो आपस में बैठते हैं और उनको लगता है कि तुम ये देखो अपनी बेगम के साथ ये कर रहे हो, मेरी बेगम तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती है। नहीं तो एक आवाज़ में वो बैठ जाती है। ये जो एक दूसरे के साथ डिस्कशन हो रही होती है अकेले में बैठ के जो मर्द हजरात करते हैं, वो बहुत ही बुरी होती है और उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए हमें। बेगम का साथ देना, उसको सपोर्ट करना, इनकरेज करना एक बहुत ही अच्छी बात है। वो आपका लाइफ पार्टनर है और वो जो है आपको बेसिकली कंप्लीट भी करता है। अगर आप में कोई खामियां होती हैं वो आपको कंप्लीट करता है।
और ये एक बहुत ही बुरा कॉन्सेप्ट है जिसमें लगता है कि सब ऑर्डिनेट कौन है, ऊपर कौन है और कमतर कौन है शादी के रिश्ते में। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी एक मर्द फ्रंट सीट पे बैठ जाता है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं, और कुछ पे औरत आगे बैठ जाती है फ्रंट सीट पे और ड्राइविंग करती है रिलेशनशिप। ये घर के मामलात में आप इसमें ना बोलें, चाहे वो गलत ज़रूरी ही नहीं है क्यों कि ना घर के मामलात हों, ऐसा नहीं है। कोई भी मामलात हों, जिसमें कुछ बच्चों के मामलात में बोलूँगा स्पेसिफिकली बच्चों के मामलात में। ऐड समथिंग हियर कि हम अक्सर बोलते हैं, एंड एक हमने मर्द हजरात में कमिंग ये मिसोजिनी से रिलेटेड जो है कि हम अक्सर समझते हैं मर्द यहाँ पे कि अगर हमारी बीवी है तो उसे सुननी है हमारी बात। एक इज़्ज़त का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बहुत ही एग्जैजरेटेड कॉन्सेप्ट है कि इज़्ज़त का मतलब ये आप मुझसे ज़्यादा बहस नहीं करनी है, आपने ज़्यादा आवाज़ ऊँची करके बात नहीं करनी है, हम कोई डिस्कशन बहुत लंबा नहीं कर सकते इस चीज़ पे क्योंकि आप बहस कर रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें समझना चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मर्दों को ये बात समझना चाहिए कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते हैं और झगड़े हर रिलेशनशिप में होते हैं। अगर आपकी बीवी आपसे झगड़ रही है इसका मतलब और लड़ाई कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता शी इज़ नॉट अ गुड पार्टनर या आपने गलत शादी कर ली है या आप उनसे बदज़न हो जाएं। हर जगह थोड़े थोड़े इख्तलाफात होते हैं, रिलेशनशिप का नाम ही यही है। यू नीड टू सिट डाउन, आपको बैठ के उनके ऊपर बात करनी है। अपने पार्टनर को, अपनी बीवी को ये अलाउ करें कि अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी जो भी शिकायत उसमें स्टोन वॉल ना करें, स्टोन वॉलिंग ना करें जिसमें आप खामोश हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे बात नहीं करनी। इस बार ये मर्द हजरात बहुत करते हैं कि पेंट अप होता है कि बात ही नहीं करनी मुझे इमोशंस के बारे में। सबसे बड़ा मसला है कि हर मसले का हल जो है वो बात के जरिए किया जा सकता है, लेकिन जब आप ये कह देंगे कि मुझे इस मसले पे बात ही नहीं करनी तो वो ज़िंदगी में मसला कभी हल नहीं होगा। अक्सर मर्दों का ये चीज़ होता है, दिस इज़ ये भी ट्रॉमा के अंदर एक आता है, एक फॉर्म ऑफ ट्रॉमा है इन्फ्लिक्ट करना अपने स्पाउस के ऊपर, जिसमें इन्होंने बोला जैसे आपने स्टोन वॉलिंग आती है। स्टोन वॉलिंग में एक और भी बचपन में भी हमारे माँ बाप भी हमारे साथ करते थे। कभी कभी ये एक आइडियल पेरेंटिंग टेक्निक नहीं है, कोल्ड शोल्डर देना बच्चे को कि बच्चा आपसे बात भी करे, आप उसको पनिश करना चाह रहे हैं तो आप दिखाने के लिए कि हम आपसे नाराज़ हैं, आप बच्चे से बात ही नहीं कर रहे। यू नो, बच्चा आपको कुछ बोल रहा है, आप बिल्कुल नहीं, मैं तब तक बात नहीं करूँगा। दिस ऑल्सो हैपन्स मियाँ बीवी के बीच में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बात ही नहीं करना या बोल देना कि नहीं मैं इस पॉइंट पे नहीं हूँ, हाँ मैं इस पॉइंट पे नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँ। सही, मर्द हज़रात की बात हो रही तो एक और सवाल करना चाहूँगी मैं आपसे, उसका जवाब आप मुझे बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन हम सवाल करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं बहुत ही अहम मौजू पे जो कि मेरे ख्याल से हर घर में जो है ये इश्यूज़ होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारे सेगमेंट के ज़रिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बदल जाएं। तो मैं आपसे बात कर रही थी, आफ्ताब ब्रेक पे जाने से पहले मर्द हजरात की हम बात कर रहे थे। तो मर्द हजरात की अगर हम ईगो की बात कर रहे थे जैसे कि, तो ऐसा होता है कि अगर आपकी वाइफ हैं वो आप उनको खुद परमिशन देते हैं, पहले तो आप इजाज़त देते हैं कि जी आप जॉब कर लीजिए, आपने इतना पढ़ा हुआ है, आप घर में होती हैं। जब वो नौकरी करना शुरू कर देती हैं और फिर उनकी प्रमोशन होती है, तरक्की होती है, और अगर उनकी इनकम अपने हस्बैंड से ज़्यादा हो जाए तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं मर्द की जो ईगो है वो हिट करती है, वो ट्रिगर करती है। आया वो मुँह से कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं घर के माहौल में डिस्टर्बेंस आ रही होती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ये मतलब कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जिसमें मर्द हजरात से हम मुलाकात करते हैं जो शादीशुदा होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में जब बताते हैं। एक मर्द की फितरत में होता है कि वो प्रोवाइड जब अपनी फैमिली के लिए करता है, फाइनेंशियली चीज़ें लेके देता है बच्चों के लिए, बीवी के लिए, उसको खुशी महसूस होती है। और ये चीज़ जो आप बात कर रही हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कि औरत ज़्यादा कमाना शुरू कर देती है तो वो थ्रेटेंड फील करता है और इनसिक्योर महसूस करता है। इसका हल बेसिकली यही है, कम्युनिकेशन। एक मर्द जो कि वाकई में अपनी बेगम को सपोर्ट कर रहा है और इनकरेज कर रहा है कि तुम बाहर काम करो, घर पे बैठी हुई हो, वो मेरी नज़र में एक अच्छा मर्द है जो अपनी बेगम को पूछ रहा है कि तुम क्या चाहती हो। अगर कि वो ये चाहती है, अगर कि घर पे बैठी हुई है तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, और अगर बाहर जाना चाह रही है काम करना तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इनकरेज और सपोर्ट करे तो ये अच्छी बात है। इसके बरक्स दूसरे मर्द हैं जो कि कंट्रोल करते हैं अपनी बेगम को, जो कि रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, लिमिटेशन डालते हैं कि ये करो, ये नहीं करो। और जितना ज़्यादा उनके अंदर कंट्रोल अपनी बीवी का बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा वो एम्पावर्ड महसूस करते हैं, और ये बहुत ही अब्यूसिव पैटर्न एक हो जाता है कि जो भी चीज़ वो करे मुझसे पूछ के करे और मेरे बगैर कोई और चीज़ ना करे, मुझे पता हो कि वो क्या कर रही है। इसके अंदर इनसिक्योरिटी मर्द की ये भी होती है कि उसको शक होता है कि ये क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही। अगेन ये फिर कहाँ चला जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा कि ऑनेस्टी नहीं है या फिर ट्रस्ट नहीं है, रिलेशनशिप के है ही नहीं। तो फिर अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगी, एक दूसरे के साथ मसलों की बात नहीं करेंगे,
प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये गोल घूम के चीज़ रिलेशनशिप को अटैक करती है। आती है और जहाँ पे कम्युनिकेशन में गैप आता है तमाम मसले वहीं से शुरू होते हैं। मैं आपसे इस बारे में पूछूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हमारा पाकिस्तानी लॉ क्या कहता है? पाकिस्तानी लॉ 2013 में जो लॉ पास हुआ है वो बहुत ही अच्छा कानून है, जिसके अंदर प्रोटेक्शन में अगर उसमें बात करें कि औरतों को रिलीफ कौन सा मिला है, वो रिलीफ मिला है, मॉनिटरी रिलीफ मिला है, और इंटरम ऑर्डर्स में एक प्रोटेक्शन ऑर्डर है और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर आपके पास है। जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ही होगा, और उसके अलावा है रेजिडेंस ऑर्डर। तो ये 2 ऑर्डर्स हैं इंटरम ऑर्डर्स, जिसमें यह है कि अगर के होता है ये वाक़या, आप पिटिशन फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, वो फर्स्ट इंस्टेंस ये देखता है कि क्या औरत ख़तरे में है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, तशद्दुद हो सकता है, वो तशद्दुद साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हुआ है। अच्छा। ख़तरा सिर्फ बताना है कि शौहर धमकियाँ दे रहा है, शौहर ये चीज़ें कह रहा है, और मज़ीद भी हो सकता है, मतलब ये दिखाना है कि हो सकता है, उस पर भी आपको रिलीफ मिलता है। इंटरम मतलब कि कुछ अरसे के लिए, जो कि परमानेंट नहीं है। और वो रिलीफ क्या होगा? प्रोटेक्शन, के शौहर को बोला जाएगा कि आप अपनी बेगम से फ़िलहाल दूर रहें जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। और दूसरा ये है कि रेजिडेंस ऑर्डर, कि ये कि बेगम के पास अगर रिहाइश की जगह नहीं है तो उसको घर से ना निकालें। अच्छा। और फिर उसका जो हल जो निकलता है वो मॉनेटरी रिलीफ की तरफ भी निकलता है, कि जिसमें औरत को कंपनसेट किया जाता है। और वो अगर वो एमिकेबल नहीं हो रहा और वो साथ में नहीं रह पा रहे, तो फिर वो डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं। पर आई जस्ट वांट टू ऐड हियर कि हमें रियलिस्टिकली हमारे पास ये लॉज होते हैं, एंड ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे कानून हमें इन चीज़ों की ये प्रोवाइड कर रहा है, रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म एंड फीजिबिलिटी से अगर हम अपनी इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज़ के लिहाज से सोचें, देखिए आपने ये लॉ आपने बनाया, लेकिन जब आप अपने माशरे की, अपने लड़कों की, अपने आदमियों की, बेटों की, इवन शौहर की, भाई की तरबियत ही सही नहीं कर रहे, तो उसमें चेंज नहीं आ सकता। आप लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बात करें कि अगर आपने ये पिटिशन फाइल की, तो उसके बाद आपको क्या वाकई लगता है कि आपका शौहर आपको घर में रखेगा? सही बात है। डेफिनेटली ये मैं इस चीज़ में लूप होल यही है कि मना करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़र के साथ अब वापस नहीं रह सकते डोमेस्टिक सेटिंग के अंदर, कि एक इंसान ने जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया है, ये मैं एक्सट्रीमिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम में साइकोलॉजिकल अब्यूज़ में मेरे ख्याल से पिटिशन फाइल हो सकती है। तो उसके अंदर भी मर्द आपसे फिर डरेगा, उसके अंदर भी उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी होगी कि ये इसने मेरे साथ गलत किया है। मेजॉरिटी माशरा जो है, वो जो मैं लॉकर रूम टॉक की भी बात कर रहा था, मर्दों की जो कि बहुत टॉक्सिक हो जाती है, जिसमें औरतों के बारे में बात एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते फिर उस तरह से अपनी वाइफ्स को, रह नहीं सकते साथ में। मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि कोई एनजीओ का क्या किरदार है इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में? डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे पहले तो मेरा फर्म बिलीफ है कि ये सारे लॉज इन प्लेस एंड एवरीथिंग इन प्लेस, बट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल हम किस तरह अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं बेटियों को मजबूत बना, बट आई थिंक बेटियों के साथ साथ हमें अपने बेटों पे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो उसमें एनजीओज़ का बहुत किरदार ये आता है कि अगर आपके पास ये आपको लगता है कि आपके साथ घर में साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी है, हाउ टू हैंडल इट बेटर, आप किस तरह बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्या आप थेरेपी ले सकते हैं? थेरेपी इन इटसेल्फ आई फील जो एनजीओज़ थेरेपी ऑफ़र करते हैं, फैमिली थेरेपी हो गई, स्पाउस थेरेपी, रिलेशनशिप काउंसलिंग जो होती है वो आप ऑफ़र करते हैं, तो उससे इट रियली हेल्प्स रिजॉल्व इश्यूज़। इवन ग्रुप थेरेपीज़ होती है मर्दों की, अगर आप इन सेंटर्स में इन ओल्ड ये जो एज आउटस्कर्ट्स पे हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम छोटे छोटे तरीक़ों से, नॉर्मल तरीक़ों से, जिस तरह आपने कोई प्ले कर लिया सिर्फ मर्द हजरात के लिए, जिसमें आप बता रहे हैं कि अगर आपकी बीवी आपसे ज़्यादा कमाती है या आपकी बीवी बाहर जा रही है, काम के सिलसिले में किसी मर्द से बात करिए, ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत हो, इन जनरल एक मैसेज मिल सके हमारी आवाम को। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी आप लोगों से कि मीडिया का इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में क्या किरदार है, या फिर और क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या चीज़ और हो सकती है इसमें? मीडिया को ऑब्वियसली जो भी आप इमेजेस देखते हैं उन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें सीखते भी हैं। जितनी भी चीज़ें आप टीवी को ले लें, उसमें भी साइकोलॉजी की रिसर्चेस हो चुकी हैं कि जितनी चीज़ें आप इमेजेस अब्जॉर्ब करते हैं आप पे अफेक्ट करता है बिहेवियर को। मीडिया का ये किरदार हो सकता है कि पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो है, और सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल तस्कीन ऑर्गेनाइजेशन ये कुछ कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों के, काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर, चाहे सब्सटेंस अब्यूज़ का टॉपिक हो या फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस का हो, गुस्से का हो कि मर्द का गुस्सा कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी काम किया गया है। और अब वो ऑब्वियसली इट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट
उसको अगर देखा जाए तो लोगों का रवैया, मीडिया का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तो आइडेंटिफाई करें कि टॉक्सिसिटी कहाँ कहाँ कौन कौन से एलिमेंट से आ रही है, और अगर आ रही है तो उसको हमने गेज कैसे करना है और उसके ऊपर कंटेंट, अच्छा कंटेंट पब्लिक सर्विस मैसेज के उस तौर पे कैसे बनाना है। लोगों को आगाही देनी है बेसिकली मेंटल हेल्थ की, अगर वो आप दे देते हैं तो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस कि हमारे पास जो हैं वो हम ये तो एक तस्कीन जो ऑर्गेनाइजेशन है, तस्कीन पाकिस्तान, दैट्स अ मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम पब्लिक सर्विस मैसेजेस की बात करें, बट द मोस्ट इफेक्टिव मैसेज जो होता है ना, सबसे बेहतरीन आसानी से एब्जॉर्ब किया जाने वाला मैसेज वो होता है जो ओवर्ट नहीं हो, ज़्यादा ना ब्लेटेंट ना हो, एक सटल तरीके से दिया जाए। तो उसमें हमारी जो ये ड्रामा इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा किरदार है, हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का बहुत किरदार है। आप अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखिए। हम अक्सर स्क्रिप्ट्स तो लिखते हैं और स्क्रिप्ट्स को जस्टिफाई करते हैं ये बात बोल के कि देखिए इसमें हमने माशरे की हकीकत बताई कि हस्बैंड इस तरह होते हैं और जो सिस्टर्स होती हैं, सिस्टर्स इन लॉ होती हैं वो ऐसे होती हैं। लेकिन अच्छा एक पहलू ये होगा कि हम अच्छे कैरेक्टर्स लिखें इन टर्म्स ऑफ हस्बैंड्स, हम ये गुड रोल मॉडलिंग कहते हैं इसको, जिसका हमें एक स्टोरी का मॉरल मिल सके और उसको हम अडॉप्ट करने की कोशिश करें, एक अच्छा हम मैसेज पहुंचा सकें दुनिया के लिए, अपने माशरे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, इतने अच्छे टॉपिक पर डिस्कस की, इतनी अच्छी आगाही फ्राहम किया आपने डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कहीं ना कहीं रेक्टिफाई नहीं हो पा रहे, नहीं हल हो पा रहे, हम अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए जो है कोशिश करते हैं कि आपको उन मसलों का जो है वो हल मिल सके। और अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप भी इस घरेलू मसलों से दो चार हैं तो आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए किसी एक्सपर्ट से, ताकि आपकी जनरेशन जो है वो इन मसाइल का शिकार ना हो सके, वो बच सके। और जनाब आपको एक शॉट दिखाते हैं हम पुलाव का, कि हमारा पंजाबी यखनी पुलाव जो है वो रेडी है और कितना यम लग रहा है, ये ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। और जनाब इसी के साथ ही शो का वक्त होता है ख़त्म। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे, देखना मत भूलिएगा मुस्कुराती मॉर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।